शुरू कर लेते हैं अपने प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को आगे। और रिलेटिव प्रोनाउन का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोनाउन पे मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, इनमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना वो बातें आगे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और ब्रेक कौन करेगा भाई, कौन करेगा, तुम करोगे। तो इन सेंटेंसेस को जल्दी से ब्रेक करो, वापसी प्ले करोगे, मैं आपके साथ मिलता हूँ। इन सेंटेंसेस को ब्रेक करो। चलो जी, आ जाओ। अब अपन ब्रेक कर लेते हैं। सहवाग क्या हो गया, सहवाग हो गया आपका सब्जेक्ट। इज क्या है, इज है आपकी मेन वर्ब। वन क्या है, वन ये प्रोनाउन होता है, काम किसका करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। बैट्समैन क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। स्कोर्ड क्या है, मेन वर्ब। सेंचुरीज क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ट्रिपल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सहवाग उन बैट्समैन में से एक है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर रखी है। सहवाग उन बैट्समैन में से एक है जो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब इस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वर्ड है हु, मुझे बताओ कि हु के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर या प्लूरल। सोचो, हु के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की प्लूरल। जिन बच्चों ने सिंगुलर सोचा, अगर मैं ऐसा सेंटेंस कह दूं, हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर योर फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ गलत हो गया, ये भी सही है। हु इज योर फ्रेंड, ये भी सही है। डिपेंड ये कर रहा है कि आप रेफर किसको कर रहे हो, समझना। अगर मैं आप लोगों से पूछता ही के साथ वर्ब सिंगुलर आती है कि प्लूरल, फटाक से बोलते सर सिंगुलर आती है, ही के साथ तो इज आएगा। दे के साथ वर्ब सिंगुलर आती है कि प्लूरल, दे के साथ सर वर्ब प्लूरल आएगी, दे के साथ आर आएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ तो फिक्स होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, बेसिकली कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, ये बात फिक्स नहीं है। वो वर्ब लेते हैं जिस चीज को वो रेफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको याददाश्त वापसी लेके आता हूँ। देखो, मैंने दैट रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था आपको। दैट के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तब तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन दैट जब रिलेटिव होता है तो ये रेफर कर देता है सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी। वो सेंटेंस याद आ रहा, द मैन एंड द डॉग वाला, द मैन एंड द डॉग, द मैन एंड द डॉग दैट वर वॉकिंग ऑन द रोड। दैट के बाद क्या आ गया, वर। क्यों आया भाई वर, क्योंकि दैट रेफर किसको कर रहा है, मैन और डॉग को, यानी प्लूरल को। अगर रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल को रेफर करता है तो वर्ब उसके बाद प्लूरल लिखते हो, अगर वो सिंगुलर को रेफर करता है तो वर्ब सिंगुलर लिखते हो। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन रेफर किसको कर रहा है, समझना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में, बेसिकली प्रोनाउंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका नंबर और जेंडर फिक्स नहीं होता। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका नंबर और जेंडर फिक्स नहीं होता। उनका नंबर और जेंडर डिसाइड होता है इस बात से कि वो रेफर किसको कर रहे हैं, समझना। एक और एग्जांपल से, मान लो मैं कहूँ द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज, अब ये हु क्या हो गया, बॉय के लिए आ गया, तो इसका जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया, और वर्ब कैसी ले रहा है, सिंगुलर। समझ में आया, क्योंकि बॉय को रेफर कर रहा है, बॉय सिंगुलर तो हु भी सिंगुलर। समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड, द गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड इज योर सिस्टर। ठीक, द गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड इज योर सिस्टर। अब ये हु किसको रेफर कर रहा है, अब ये रेफर कर रहा है द गर्ल को। अब ये हु किसको रेफर कर गया, द गर्ल को, और इसके बाद वर्ब कैसी आ रही है, इसके बाद वर्ब आ रही है आपकी सिंगुलर। तो अब इस हु का जेंडर क्या हो गया, अब इस हु का जेंडर हो गया आपका फीमेल, और इस हु के बाद वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर, क्योंकि रेफर किसको कर रहा है, जो कि गर्ल को रेफर कर रहा है, जो कि सिंगुलर है। अगर मैं सेंटेंस कहूं, द बॉयज हु आर वेटिंग आउटसाइड, द बॉयज हु आर वेटिंग आउटसाइड आर माई स्टूडेंट्स। अब द बॉयज हु आर, हु के बाद वर्ब कैसी आई, प्लूरल। क्यों आ रही है भाई प्लूरल, क्योंकि ये रेफर किसको कर रहा है, ये एक प्लूरल नाउन को रेफर कर रहा है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही द गर्ल्स हु आर वेटिंग आउटसाइड, इस बार ये वर्ब कैसी आ रही, प्लूरल, और इस बार जेंडर क्या हो गया, फीमेल हो गया। अरे आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो बेसिकली ये जो हु है ये मेल को भी रेफर कर रहा है, फीमेल को भी रेफर कर रहा है, सिंगुलर को भी रेफर कर रहा है, प्लूरल को भी रेफर कर रहा है। ये रेफरेंस तो सबका ले रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग इसके आगे की वर्ब डिफर कर रही है। अगर हु सिंगुलर को रेफर करेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हु प्लूरल को रेफर करेगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब इसी बात को रूल में बांध के लिखना है तो रूल में बांध के लिख लो। रूल इसका क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो वर्ब लेते हैं अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। देखो मैं कहीं जगह होगी तो मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज आप खुद भी लिख लोगे यार, इंटेलिजेंट वालों को ना, लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ही लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ और भी लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस टेक वर्ब
अकॉर्डिंग टू देयर एंटेसिडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउंस टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटेसिडेंट्स। ऐसा क्यों? रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब लेते हैं अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट क्या होता है? जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाए, जिसको रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाए। और ऐसा करते क्यों है? ऐसा करते इसलिए क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। ये बेसिकली एक नाउन या प्रोनाउन या क्लॉज को रेफर करने के लिए आता है। समझ में आया? तो जिसको ये रेफर करने के लिए आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये डिफाइन हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। समझ में आया? रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब लेता है अपने एंटीसीडेंट के अनुसार। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ब लेते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउंस करना है इसको, ठीक है? आगे सब कुछ प्लूरल में चला रहा हूँ ना मैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ब लेते हैं अपने एंटीसीडेंट के अनुसार। क्यों लेते हैं? बिकॉज, ये वाली लाइन तुम्हें लिखनी है, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ऑन नंबर और जेंडर। क्योंकि इनका अपना कोई नंबर और जेंडर नहीं होता। समझ में आ गया? हु के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। डिपेंड किस बात पर करता है कि ये रेफर किसको कर रहा है। इतनी कहानी क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इस बात को देखते हैं। अब बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, ये किस बात पर निर्भर हो गया? ये इस बात पर निर्भर हो गया कि रेफर किसको कर रहा है। जनरली क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रेफर करता है, जो इसका एंटीसीडेंट होता है वो इससे जस्ट पहले लिखा होता है। जनरली ऐसा होता है कि वो जस्ट इससे पहले लिखा होता है। इसलिए अपन रटा भी देते हैं बच्चे को कि हु से पहले देख लिया कर भाई, अगर इधर सिंगुलर चीज है तो इधर वर्ब सिंगुलर, इधर प्लूरल चीज है तो इधर वर्ब प्लूरल। लेकिन समझना, हमेशा ऐसा हो ये बात जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर पाओगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया है, वो थोड़ा सा दूर था उससे। समझ में आया? इसलिए आपके लिए काम करेगी बेसिक समझ। पहला सेंटेंस क्या है मुझे बताओ, इसका मीनिंग क्या है? सहवाग उन बैट्समैन में से एक है, सहवाग उन बैट्समैन में से एक है जो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। सहवाग उन बैट्समैन में से एक है जो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। अब आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से क्या बनते हैं? एडजेक्टिवल क्लॉज बनते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से क्या बनते हैं? एडजेक्टिवल क्लॉज बनते हैं। एडजेक्टिवल क्लॉज एक नाउन को डिफाइन करते हैं। एडजेक्टिवल क्लॉज के अंदर आपने बात क्या लिखी है? जो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। मुझे बताओ ये किसके लिए एडजेक्टिव है? बहुत सारे और बैट्समैन है कि सिर्फ सहवाग के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करेगी? इकलौता सहवाग ही एक ऐसा जिसने ट्रिपल सेंचुरी मार रखी कि और भी लोग हैं, और भी लोग होंगे ना। ब्रायन लारा ने कितनी बार मार रखी मुझे लग रहा है। क्रिकेट का वैसे कोई खास शौकीन नहीं हूँ यार मैं, अपन उन कैटेगरी में जो इंडिया पाकिस्तान के मैच देखते हैं बस, ठीक। और बाकी क्रिकेट का कोई खास शौकीन नहीं हूँ मैं तो, और वर्ल्ड कप के भी देख लेता हूँ एक आधे। अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, अब तो पता नहीं कितना टाइम हो गया मैच देखे। पहले देख लिया करता था पहले भी, लेकिन देखता था तो सिर्फ वर्ल्ड कप वाले ही देखता था और इंडिया पाकिस्तान। आ जाओ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सहवाग इज वन ऑफ दोज बैट्समैन, सहवाग उन बैट्समैन में से एक है जो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। अब मैंने एडजेक्टिवल क्लॉज के अंदर बात क्या लिखी है? जो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। अब ये एडजेक्टिव है किसके लिए? सिर्फ सहवाग के लिए कि और भी बैट्समैन है? और भी बैट्समैन में, तभी तो ये कहना पड़ रहा है। देखो सहवाग अगर अकेला ही होता तो सीधा नहीं लिख देते, सहवाग इज द ओनली बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड ट्रिपल सेंचुरीज। यहाँ पे वन ऑफ दोज, उनमें से एक, यो प्रेपोजिशन लगाया, सिलेक्शन किया, वन ऑफ दोज, उनमें से एक, इनमें से एक जो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। इसका मतलब भी ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाली बात जो है सिर्फ सहवाग के लिए नहीं और भी बैट्समैन के लिए आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं, आपको क्या लगानी पड़ेगी? प्लूरल लगानी पड़ेगी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। कोई पूछे इस हु के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, आप नहीं बता सकते। आपको देखना पड़ेगा कि हु रेफर किसको कर रहा है। अगर हु रेफर करेगा सिंगुलर को तो वर्ब सिंगुलर, हु रेफर करेगा प्लूरल को तो वर्ब प्लूरल। कैसे जाने, कैसे जानोगे कि सिंगुलर को रेफर कर रहा है कि प्लूरल को? बिल्कुल आसान, इसके बाद की बात को पढ़ लो और फिर देखो कि ये बात किस पर लागू हो रही है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर पर लागू हो रही है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल पर लागू हो रही है तो वर्ब प्लूरल। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। गोल्ड इज वन ऑफ दोज मेटल्स, इसको कर लेता हूँ ब्रेक। गोल्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और प्रीपोजिशन हो गया। मेटल्स क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। गोल्ड इज वन ऑफ दोज, वन ऑफ द मेटल्स। अभी विच क्या हो गया? आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यूज्ड क्या है? मेन वर्ब है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। लो जी आ गया फिर अपना जिरेंड और जिरेंड का ऑब्जेक्ट। कैसे? V1 प्लस ING के बाद में नाउन आ रहा है। 5 केस लिखवाए थे, याद आ रहा है? पहला केस हो सकता है कि ये पहले केस में तो बी की फॉर्म आती है, नहीं हो सकता। दूसरे केस में बी की फॉर्म आती है, नहीं हो सकता। तीसरे केस में V1 प्लस ING के बाद नाउन नहीं आता, तीसरा भी नहीं हो सकता। तो या तो ये चौथा है या फिर ये पांचवा है।
क्या ट्रिक बता रखी है उसके लिए? पहली बात तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, क्या मेकिंग ने ज्वेलरी की कोई विशेषता बताई? ज्वेलरी की विशेषता कैसे होगी? कॉस्टली ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चीप ज्वेलरी, है ना। तो बेसिकली इसने इसकी कोई विशेषता तो बताई नहीं। जैसे चीप ज्वेलरी, कॉस्टली ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये वर्ड ज्वेलरी की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे मेकिंग कोई ज्वेलरी की विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा, तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। इतनी कहानी क्लियर है। अब दूसरा तरीका, वो वाला तरीका लगाना, तो ऐसे देख लो, क्या ज्वेलरी मेकिंग की डूअर है? क्या ज्वेलरी कुछ बना रही है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये वाला नाउन तो इसका डूअर निकला नहीं। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका जिरंड। ये जिरंड है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, बेसिकली इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। याद रह जाएगी इतनी बात। तो बेसिकली क्या बताया मैंने? गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स, गोल्ड एक मेटल है, गोल्ड मेटल्स में से एक है जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। अब देखो, विच के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, डिपेंड करेगा विच रेफर किसको कर रहा है। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा विच रेफर किसको कर रहा है? देखो जनरली आमतौर से तो वो वर्ड जो होता है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले ही लिखा होता है आमतौर से, लेकिन कुछ केसेस में क्या है वो आगे पीछे भी लिख देते हैं, थोड़ा सा दूर भी लिख देते हैं। इधर मान लो गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स, गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स इन द वर्ल्ड, ऐसा लिखा होता, तो उससे ये थोड़ी हो जाता कि ये जो विच है ये मेटल्स को रेफर करना बंद कर देता। इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल रट्टे पे मत जाओ, आप सिंपली कॉन्सेप्ट पे काम करो। सीधी बात क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका नंबर और जेंडर फिक्स नहीं होता, उनका नंबर और जेंडर डिफाइन किस चीज़ से होता है? उनका नंबर और जेंडर डिफाइन इस बात से होता है कि वो रेफर किसको कर रहे हैं, और उन्हीं में से, उन्हीं वर्ड्स में से एक है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का अपना कोई नंबर जेंडर फिक्स नहीं है, ये वर्ब लेंगे जिसको रेफर करेंगे उसके अनुसार। कैसे पहचानोगे किसको रेफर करें? अगली बात को पढ़ लो ना यार। अगली बात क्या है? जो ज्वेलरी बनाने में काम लिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। क्या गोल्ड अकेला मेटल है जिसका इस्तेमाल होता है ज्वेलरी बनाने? सिल्वर से नहीं बनती, चांदी से भी तो बनती है ना। और भी मेटल होंगे, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे मेटल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, तो अकेले गोल्ड पर तो लागू नहीं है बात। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो विच है ना, ये जिसको रेफर कर रहा है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, क्योंकि ये वाली बात जिसके लिए लिखी जाएगी उसी को तो रेफर कर रहा है विच। और ये जो बात लिखी हुई है, इस बात को पढ़ के मुझे साफ साफ पता चल गया कि ये जो बात है ये किसी सिंगुलर पर यानी गोल्ड सिंगुलर पर एप्लीकेबल नहीं है, ये तो प्लूरल नाउन की तरह से रेफरेंस दे रहा है अपना। बहुत सारे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, और भी कई होते होंगे, टाइटेनियम वगैरह, 50वें तरीके से ज्वेलरी बनती होगी, है ना। वो वैसे तो लोग वो सोने का पानी वानी फिरवा लेते हैं, कॉपर की भी ज्वेलरी होती है वैसे तो, कॉपर के तांबा वांबा ब्रोंज इनको लेके और उसके ऊपर सोने का पानी फिरवा लेते हैं, ज्वेलरी तो वो भी होती है ना, भले ही ओरिजिनल ना हो। गोल्ड की ज्वेलरी को ज्वेलरी थोड़ी कहते हो, ज्वेलरी तो बहुत तरीके की होती है, नकली वाली भी कहलाती तो ज्वेलरी है, ठीक है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि गोल्ड उन मेटल्स में से एक है जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। अब ये वाली जो बात लिखी है प्लूरल के रेफरेंस के लिए लिखी गई है, इसका मतलब इसका एंटीसिडेंट ये मेटल्स है, ये तो और काफ़ी सारे मेटल्स को रेफर कर रहा है, इसके अनुसार ये वर्ब ले लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विच आर यूज्ड। वर्ब क्या करनी पड़ेगी आपको? प्लूरल में करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। मरकरी क्या है? मरकरी सब्जेक्ट है, इज क्या है? मेन वर्ब है, ओनली क्या है? एडजेक्टिव है, वन क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, मेटल्स क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, विच क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन, आर क्या हो गया? मेन वर्ब, लिक्विड क्या हो गया? नाउन, काम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एट क्या है? प्रीपोजिशन है, ये रूम टेम्परेचर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। ये रूम और टेम्परेचर को अलग अलग मत कर देना यार। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है सामान्य तापमान, ठीक है, जो 25 या 27 डिग्री जितना भी होता है, 27 डिग्री होता है कि 25 डिग्री, उसको बोलते हैं। रूम और टेम्परेचर को अलग अलग मत कर देना। रूम को अलग लिख दिया तो इसका मतलब होता है कमरा। तो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है सामान्य तापमान, जो अपने घर में सामान्य तापमान मेंटेन रहता है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक। तो ये कंपाउंड नाउन है बेसिकली, रूम भी नाउन है, टेम्परेचर भी नाउन है, ये है कंपाउंड नाउन। पढ़ा था ना मैंने, गोल्ड मेडल और ये सब कंपाउंड नाउन। काम क्या कर रहा है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मरकरी उन मेटल्स में से इकलौता है, मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब यहां पे मैंने लिखा है दैट मरकरी इज ओनली वन ऑफ द मेटल, यहाँ पे विच नहीं मेरे भाई, यहाँ पे दैट लिखना था, उसके लिए सॉरी, ठीक। ओनली वन वो याद आ रहे हैं, द ओनली, द फ्यू, द लिटल, उनके साथ दैट आता है, तो ये दैट लिखना था, ठीक। रिवीजन भी हो गई आपकी, गलती से लिख दिया मैंने। तो ओनली वन, द ओनली जब स्पेसिफिक कर रखा ना, इकलौता बता रखा, तो उसके साथ दैट ही आना चाहिए था, ये एरर दैट से ही है, ठीक है।
अब अगली बात, दैट के आगे अपन ने जो बात लिखी वो किस पर एप्लीकेबल होगी, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाया गया। अब कैसे जानोगे, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर तो है नहीं, ये दैट ये नहीं कह सकता भाई मैं तो वर्ब सिंगुलर ही लूंगा, मैं तो वर्ब प्लूरल लूंगा, ऐसा नहीं है। दैट के साथ कभी वर्ब सिंगुलर आएगी, कभी वर्ब प्लूरल आएगी। वो जैसे आपको बताया ना, द मैन एंड द डॉग, उस केस में वर्ब प्लूरल आई, लेकिन वहीं ऑल दैट ग्लिटर्स वाले में सिंगुलर आ गई। तो किसी में सिंगुलर और किसी में प्लूरल, डिपेंड करेगा ये रेफरेंस किसका है, ये रेफर किसको कर रहा है। तो अब मैं कैसे जानूं कि रेफर किसको कर रहा है। अगर वो ट्रिक और रिक पे जाओगे तो लो मेटल्स है, इससे पहले तो नाउन से जस्ट पहले देख लिया करो, मेटल्स लिखा हुआ कर दो ना यहाँ पे, इज सॉरी करा रहने दो यहाँ पे यार, दैट है पहले प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल ही छोड़ दो, आर ही छोड़ दो, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्योंकि इसके बाद क्या लिखा हुआ, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। कौन सा मेटल लिक्विड होता है भाई रूम टेम्परेचर में, सिर्फ एक ही होता है, मरकरी। मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ रेफरेंस किसका है, सिंगुलर का है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इज आएगा। अब रूल रट्टे बिठाने तो देखो 50 बना लो। रूल क्या है इसका, रटाने का तरीका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लगेगी वो डिपेंड करेगी इसके जस्ट पहले वाले नाउन पे, इसके जस्ट पहले वाले नाउन पे। फिर जब ये वाले में गलत होता दिखेगा फिर क्या कहेगा, यदि ओनली वन या द ओनली ऐसा कोई शब्द आ जाए तो वर्ब सिंगुलर आती है। रटाने के तरीके हैं, कॉन्सेप्ट सीधे सीधी बात ये थी कि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, ठीक है। रूल रट्टा देखो करना चाहो तो गलत नहीं है, वो भी सीधी बात है, वो भी तो यहीं से बना है। वो ये कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ, ठीक है। और इस केस में बात फॉलो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे ओनली वन आ गया तो इकलौता है, एक ही है, एक ही है तो वर्ब सिंगुलर लगा लो। वो ऐसे समझाना चाह रहा है। बेसिकली बात ये, रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर है नहीं, ये वर्ब लेगा जिसको रेफर करेगा उसके अनुसार, उसका नाम एंटीसीडेंट है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब लेते हैं अपने एंटीसीडेंट के अनुसार। एंटीसीडेंट को पहचानने के लिए ये करा रहा है आपको ट्रिक। वो सीधा कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पिछला वर्ड एंटीसीडेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? मैं फिर सलाह दे रहा हूं, इसको करो समझ से, आगे सेंटेंस को पढ़ो। सहवाग उन बैट्समैन में से एक है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मार रखी। क्या ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला सिर्फ इकलौता सहवाग है क्या? नहीं। गोल्ड उन मेटल्स में से एक है जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। गोल्ड क्या अकेला मेटल है क्या? नहीं। मरकरी उन मेटल्स में से एक, मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होने वाला मरकरी इकलौता मेटल है कि और भी है? यहाँ ये इकलौता है। इकलौता होता वर्ब सिंगुलर और भी होता वर्ब प्लूरल। समझ में आ गई बात? अब ये एक सेंटेंस देख लो, ये प्लिंटू पैरामाउंट का सेंटेंस है और ये काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। वैसे देखो सेंटेंस कॉन्सेप्चुअली तो बहुत आसान है, पता नहीं क्यों बच्चे परेशान होते हैं, फिर इसको चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसको करने से पहले ना यार एक काम करते हैं, इस सेंटेंस में मुझे एक बात और बतानी थी इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी। यही सेम सेंटेंस अगर एरर में आया तो ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, आप जब इसको लिखोगे ना तो आपको ये सेंटेंस दोबारा लिखना है। इस बार नो एरर पोजीशन में लिख देना है इसको, यहाँ पे दैट के बाद इजी लिख देना। फिर बता रहा हूँ ये सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है, एग्जाम का सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है। एरर तो ये इसमें जो आता है वो बता दिया, ये आर की जगह पे इज आ गया, ठीक है। अब जब आप इसको दोबारा लिखोगे तो करेक्ट करके लिखना इज लिखना, और फिर इसको बनाना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और अंडरलाइन कर देना इतना पार्ट, ठीक है। अंडरलाइन कर देंगे आप इतना पार्ट मेटल्स तक का। एक बार इस पे एरर बना लिया, सेकंड टाइम पे यही सेम सेंटेंस लिखना और दैट के बाद इज लिख देना और इसको बना लेना सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर इसका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा वो पता क्या होगा, वो ये होगा, मरकरी इज द ओनली मेटल। कहने का मतलब जब मरकरी इकलौता ही मेटल है तो फिर ये छांटने वाटने की जरूरत क्या है, ओ प्रेपोजिशन लगा के सिलेक्शन दिखाने की जरूरत क्या है। मरकरी इकलौता है मेटल्स में से, ऐसे कहने की जरूरत क्या है, सीधा कहो मरकरी इकलौता मेटल है। समझ में आया? तो बेसिकली इसका और इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आपका पोर्शन है ना, उसका नाम सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ध्यान देना उसके वर्ड पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, जो पहले लिखा हो उससे इंप्रूव करके लिख दो। अगर जो पहले लिखा हुआ वो हमेशा गलत ही होता तो उस सेक्टर का नाम क्या होता, उसका नाम होता सेंटेंस करेक्शन। तो बहुत बार आपने देखा होगा जब आप एग्जाम में देखते हो तो ऊपर वाला सेंटेंस ऑलरेडी सही होता है, फिर भी उसको सही करवा के कोई दूसरा लिखवा दिया जाता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि उस पोर्शन का नाम सेंटेंस करेक्शन नहीं है। अगर सेंटेंस करेक्शन हो तो हमेशा फिर ऊपर वाला गलत ही होगा, है ना। लेकिन ऊपर वाला भी कई बार जो गिवन सेंटेंस है वो सही होता है।
लेकिन 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो उससे बेटर स्ट्रक्चर है, उससे बढ़िया स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ना कि सेंटेंस करेक्शन। अब ये इससे बेटर स्ट्रक्चर कैसे है ऊपर वाले से? ये उससे ऊपर वाले से बेटर स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कंसाइज है, इसके अंदर वर्ड कम यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे क्या इतने वर्ड यूज हो रहे हैं? 1 2 3 और 4। बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक ही बात को कहने का कोई कंसाइज तरीका लगा दो, इसमें बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप। मरकरी मेटल्स में से एक मेटल है, मरकरी मेटल्स में से इकलौता एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। सीधा लिखो ना, मरकरी इकलौता मेटल है। जब एक ही है, जब वो चीज एक ही है, तो फिर उसको सिलेक्शन करने की जरूरत क्या है? सीधा कहो वो इकलौती है, मरकरी इज द ओनली मेटल। समझ में आया? फिर बता रहा हूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जब आप पेपर के लगाएंगे तो आप पाएंगे बहुत बार क्या होता है, जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दे रखी होती है ना, वो खुद भी करेक्ट होती है, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो टिक करवा लेता है। ऐसा क्यों करता है समझना। उनमें जितने भी आप सेंटेंस देखोगे ना, उनके अंदर 90% में एक ही लॉजिक लग रहा होगा, वो चीज़ कंसाइज है। मैंने आपको एक एरर पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव में, क्या कराया था? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, ये सारी बातें बताई थी। उसको जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, पता है क्या करा लेता है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स को इंप्रूव करके लिख देता है ईच स्टूडेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स को इंप्रूव करके क्या लिख देता है? ईच स्टूडेंट। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वो कंसाइज है, मीनिंग दोनों का सेम है, एक में ईच प्रोनाउन है, एक में ईच एडजेक्टिव है, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको कंसाइज कर रहा है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? इस बात को भी नोट कर लेना। अब देखो मेरे पास कहीं जगह नहीं है लिखने की, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाला जो सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए, आगे कोई गलती ना हो, सारा नो एरर सेंटेंस हो, तो भी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स को इंप्रूव करके क्या लिख देगा? ईच स्टूडेंट, क्योंकि कंसाइज है। इसीलिए उस सेक्टर का नाम, इसीलिए उस पोर्शन का नाम सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ना कि सेंटेंस करेक्शन। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इसको करेक्ट करके ये लिखना ही बता रहा हूं मैं, इसको इंप्रूव करके, करेक्ट करके नहीं कहना चाहिए, करेक्ट तो वो भी है, इसको इंप्रूव करके अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए तो आपको ये लिखना है। अब इस सेंटेंस पे आओ, इसको ब्रेक कर देता हूं एक बार में, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, नॉट क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, प्रोनाउन है। पिछली क्लास में बात बताई थी, इज के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, उससे पहले नॉट लगाओ, तभी एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करेगा। ध्यान रखना, बच्चे इसको पता नहीं क्यों ऐसा रट लेते हैं। इज के बाद नॉट आया तो सर ने पढ़ाया था एडजेक्टिव होगा, ये नहीं बोला मेरे भाई। इज के बाद नाउन या प्रोनाउन से पहले यदि नॉट लगाए तो उसे एडजेक्टिव मानना। क्लियर है? ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। दोज क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हेल्प क्या है? वर्ब है। एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये टॉम डिक एंड हैरी एक फ्रेज है, ये टॉम डिक एंड हैरी एक फ्रेज है, ये बेसिकली इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टॉम डिक एंड हैरी का बेसिकली मतलब पता क्या होता है? मूवी भी आई थी एक, टॉम डिक एंड हैरी। टॉम डिक एंड हैरी को जब आप गूगल पर टाइप करोगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है एरा गैरा नत्थु खैरा। एरा गैरा नत्थु खैरा, बेसिकली इसका मतलब है हर कोई। एरा गैरा नत्थु खैरा का बेसिकली मतलब है हर कोई। ठीक है, अब जैसे कई बार होता है ना, अपन जैसे मान लो कोई आया आपके घर पे, ठीक है, तो वो कहता सर आज मतलब मैं यहीं रुक जाता हूँ, गरीब हूँ, ये है वो है फलाना दिगड़ा, कह कवा के वो कह रहा है रुकने के लिए। तो जो घर में मेल होता है वो कई बार कह भी देता है चलो ठीक है, तो फिर जो घर पे मतलब वाइफ है उसकी, वो क्या करिए, भाई कोई धर्मशाला है क्या, कोई भी आएगा रुक जाएगा, हर कोई आरा गहरा नत्थु खैरा आएगा हमारे घर में, वो रुक जाएगा, सोचते ही नहीं हो किसी को हाँ भरने से पहले। तो वो यही है टॉम डिक एंड हैरी। ठीक है, हर कोई, एवरीबडी, बेसिकली इसका मतलब होता है एवरीबडी। ठीक है, ये होम क्या हो गया आपका? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ही सब्जेक्ट हो गया और मीट्स वर्ब हो गया। ठीक है, अब पहले तो मैं काम करो, बड़े ही ध्यान से इस सेंटेंस का मीनिंग बता दो मुझे कि इसका मीनिंग क्या है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी हुम ही मीट्स। इसका मीनिंग क्या है? सोच लो बढ़िया से। इसका मीनिंग ये है, वो उनमें से नहीं है, वह उनमें से नहीं है, वह उनमें से नहीं। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, किन में से? ये दोज के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा आपने, ये दोज के लिए आपने एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा, जो मदद करते हैं, जो मदद करते हैं हर किसी टॉम डिक एंड हैरी की, जो मदद करते हैं हर किसी टॉम डिक एंड हैरी की, जो मदद करते हैं हर किसी टॉम डिक एंड हैरी की, जिनसे ये दोज मिलते हैं कि जिनसे ये ही मिलता है। ध्यान से सुनना, वह उनमें से नहीं है। मान लो एक करण है,
करण है ये बड़ा ही रूड सा आदमी, किसी की मदद नहीं करता। ये करण उनमें से नहीं है, करण उनमें से नहीं है जो मदद कर दिया करते हैं हर किसी की। करण उनमें से नहीं है जो मदद कर दिया करते हैं हर किसी की, जिनसे वो मिलते हैं, जिनसे वो मिलते हैं कि जिनसे करण मिलता है। एक बार बताओ, मदद करवा रहे हो तुम हर किसी की, और मदद करने का डूअर बना रहे हो हु को, और हु रेफर करा दोज को, और जिनकी मदद करनी है बेसिकली ये हुम रिलेटिव प्रोनाउन है। मदद किनकी कर जानी है, रेफर किनको करवाना है, ये टॉम डिक एंड हैरी को, और इनसे मिलवा किसको रहे हो तुम, इनसे मिलवा रहे हो तुम ही को। ये कैसे संभव है? ये दोज जो हैं ये किनकी मदद करते हैं, जिनसे ये दोज मिलते हैं कि जिनसे ये ही मिलता है। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? यहां से पढ़ो, सिर्फ यहां से पढ़ो सिर्फ। दोज हु हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी, जो मदद करते हैं हर टॉम डिक एंड हैरी की। कौन टॉम डिक एंड हैरी, इनको डिफाइन करने के लिए फिर से आगे क्लॉज लगा दिया, जिनसे वह मिलता है कि जिनसे ये दोज मिलते हैं, जिनसे दोज मिलते हैं। मिल रहे हैं, मिलने वाला तो तुमने बना रखा ही को, और मदद करवाने के लिए तुमने लिया है दोज को। ये कैसे पॉसिबल है यार? जिनसे ये आदमी मिलेंगे उन्हीं की तो मदद करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने ये जो ही मीट्स लिखा है ना, ये गलत है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दे मीट। ये मीट्स का मीट हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगी, और ये दे हो जाएगा। समझना, फिर से समझ लो। वह उनमें से नहीं है, वह उनमें से नहीं, किन में से नहीं है भाई? ये पूरी की पूरी बात दोज के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज चल रही है, यहां से लेकर यहां तक। ये दोज को डिफाइन करने वाला क्लॉज चल रहा है पूरा का पूरा। वह उनमें से नहीं है, इसकी तो कहानी खत्म हो गई ना। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, किन में से? जो मदद करते हैं हर किसी टॉम डिक एंड हैरी की, जिनसे जिनसे वो मिलते हैं, उनमें से नहीं है वो। समझ में आया? ये ही जो है उनमें से नहीं है जो हर किसी की मदद करते हैं जिनसे वो मिले। अब मदद करने का जो काम है उसके डूअर हैं हु, और हु रेफर करा दोज को, यानी मदद करने के काम के तो डूअर कौन हो गए? हु हो गए, मतलब दोज हो गए। अब हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसेडेंट आपने बना रखा टॉम डिक एंड हैरी को, और इसका डूअर आपने बना दिया ही को। तो मिलने के काम का आपने रिसीवर किसको बना दिया? टॉम डिक एंड हैरी को। मदद कौन कर रहे हैं? मदद किनकी करी जा रही है? टॉम डिक एंड हैरी की। और मदद कर कौन रहा? दोज। और इनसे मिलवा किसको रहे हो? ही को। यार एक बार बताओ, मिल रहा कोई, मदद की अपेक्षा आप दूसरों से कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? यह उनमें से नहीं है, वह उनमें से नहीं है जो मदद कर दें हर टॉम डिक एंड हैरी की, जिनसे वो मिलते हैं, ना कि जिनसे वह मिलता है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा दे मीट। अब पूरे लेक्चर का कंसाइज में क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, ये वर्ब लेते हैं उसके अनुसार जिन्हें ये रेफर करते हैं, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, इसको रूल वूल में बांध के लिखना है तो ये रूल लिख दिया, इसके नीचे लिख देना बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउंस डोंट हैव देयर ओन नंबर और जेंडर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं मिलता हूं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आ जाओ भाई, अब इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को देख लेते हैं। सॉरी, रेसिप्रोकल और इंटेरोगेटिव। इंडेफिनिट इसके बात कराऊंगा। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? बेसिकली कोई, जैसे एक रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव का मतलब था कि एक्शन डूअर के ऊपर ही हो गया, करने वाला भी वही और जिस पर किया जाए वो भी वही। रेसिप्रोकल का मतलब है कि करने वाले तो अलग अलग हैं, लेकिन जो भी एक्शन हो रहा है वो एक दूसरे पर कर रहे हैं। मान लो भी मैं और मेरा भाई है, हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वी ट्रस्ट ईच अदर। अब करने वाला तो वो भी है, करने वाला मैं भी हूँ, मैं भरोसा कर रहा हूँ उस पर, और वही काम वो मुझ पर भी कर रहा है, वो मुझ पर भरोसा कर रहा है। तो कोई एक्शन के अगर डूअर दो हों और वो दोनों एक दूसरे पर वो एक्शन कर रहे हो तो ईच अदर। कोई एक्शन के अगर डूअर दो से ज्यादा हो और वो सब एक दूसरे पर वो एक्शन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? वन अनदर। ठीक है, मान लो दो लोग लड़ रहे हैं तो देवर हिटिंग ईच अदर, वो तो एक दूसरे को मार रहे थे। मान लो 5 लोग हैं, वो पांचों लड़ रहे हैं, वो होता है ना WWE में वो स्मैकडाउन, और वो क्या आता है वो, अरे वो होता है ना रॉयल रंबल, उसके अंदर क्या होता है, वो सारे रिंग के अंदर आ जाते हैं, दूसरे को फेंकना होता है, सारे आपस में लड़े जा रहे हैं। तो मान लो 5 आदमी और पांचों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक साइड टीम नहीं है, मतलब एक जना है वो पांचों को पीट रहा है, बाकी 4 को पीट रहा है, ये वाला बाकी 4 का दुश्मन है, ये वाला बाकी 4 का दुश्मन है, ऐसे हो रहा। तो फिर क्या कर देंगे अपन? दे वर हिटिंग वन अनदर, दे वर हिटिंग वन अनदर, ऐसे। तो बेसिकली क्या है, अगर दो बंदे एक दूसरे पर कोई एक्शन कर दें, रेसिप्रोकेट कर दें, तो रेसिप्रोकल में क्या लगेगा? ईच अदर, और दो से ज्यादा कर दें तो वन अनदर। ठीक है, आ जाओ। गीता एंड बबीता वर फाइटिंग। गीता सब्जेक्ट एंड कंजंक्शन, बबीता भी सब्जेक्ट, कंजंक्शन से जुड़े हुए तो दोनों सब्जेक्ट हो गए। वर हेल्पिंग वर्ब है, फाइटिंग मेन वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है।
अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखना अपने को, इन प्रेपोजिशन और मार्केट इसका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब समझना ये प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बन ही सकता है, हाँ कि ना। अब गीता और बबीता कितने हैं, दो कि दो से ज्यादा, दो हैं, तो फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ जाएगा, ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट ऑल क्या हो गया आपका, ऑल हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल। कुछ बताया था ना, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद आता आर्टिकल, ऑल उनमें से एक है। 5 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। ब्रदर्स क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। फैमिली क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक, ट्रस्ट क्या है, वर्ब है। ट्रस्ट हुम, किस पर ट्रस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, कितने हैं ये, 5 हैं, तो एक दो से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अनदर। अलॉट क्या हो गया, बेसिकली आपका एडवर्ब हो गया डिग्री वाला। कितना भरोसा करते हैं भाई, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, अब समझना, ऑल द 5 ब्रदर्स, इस फैमिली के सबके सब 5 भाई एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। ठीक है, अब ये 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, मान लो सोनू, मोनू, गोनू, नोनू, टोनू, ये 5 भाई हैं। अब ये 5 भाई एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं, मतलब सोनू जो है वो मोनू, गोनू, टोनू और नोनू उन पर भरोसा कर रहा है, और जो गोनू है वो सोनू, टोनू, नोनू और भोनू, पहले शायद भोनू नहीं बोला था, ठीक है, तो उन पर भरोसा कर रहा है। शायद तुम समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि बेसिकली अगर दो जने आपस में वो एक्शन रेसिप्रोकेट करते हैं एक दूसरे पर, तब तो ईच अदर, दो से ज़्यादा हो जाए तो वन अनदर। ठीक, इतनी बात पढ़ ली। अब एक काम करना है, तुम लॉन्गमैन डिक्शनरी जो अपने डिक्शनरी है ना, उसके अंदर टाइप करना ईच अदर और उसके एग्जाम्पल देखना, और फिर वन अनदर टाइप करना और उसके एग्जाम्पल देखना। आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि ईच अदर को लगा रखा है दो से ज़्यादा के लिए भी, दो के लिए भी लगा रखा है और दो से ज़्यादा के लिए भी लगा रखा है, और वन अनदर को दो के लिए भी लगा रखा है। समझना, मॉडर्न इंग्लिश में ये दोनों इक्वल हो गए। अब मॉडर्न इंग्लिश में आप दो से ज़्यादा के लिए ईच अदर लगाओ, दो के लिए वन अनदर लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें क्या है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, तो उसके अंदर क्या आती है, प्योरेस्ट ग्रामर आती है, पुरानी ग्रामर आती है। तो उस केस में आप क्या कर देंगे, उस केस में आप जो बताया वही फॉलो करेंगे। फिर बता रहा हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर और वन अनदर दोनों सेम हो गए, दोनों के दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आप दो के लिए लगाओ चाहे दो से ज़्यादा के लिए लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें क्या है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये बात पढ़नी पड़ेगी कि ईच अदर आता है दो के लिए और वन अनदर आता है दो से ज़्यादा के लिए। अब एक चीज़ समझना, ईच अदर और वन अनदर का एरर मार्क करने से पहले पूरा सेंटेंस देख लेना, कहीं कोई उसमें कोई और गलती तो नहीं। अगर कोई और गलती मिल जाए तो समझ जाना इसको निगलेक्ट कर देंगे अपन। ईच अदर और वन अनदर मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सेम होते हैं, दोनों ही दो या दो से ज़्यादा के लिए लगाए जा सकते हैं। लेकिन पुरानी ग्रामर के हिसाब से ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए आता है। इतनी बात क्लियर है। अब समझना, तुम एक एग्जाम्पल करने लगे, पेपर में सेंटेंस देखा, उसके अंदर आपको गलती मिल गई ईच अदर वन अनदर की, उसको मार्क करने से पहले एक बार पूरा सेंटेंस देख लेना, कहीं कोई और गलती तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मॉडर्न इंग्लिश के रूल के हिसाब से ईच अदर का यूज़ उसने सही मान रखा हो लेकिन गलती कहीं और कर रखी हो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। ईच अदर वन अनदर का एरर मार्क करने से पहले देख लें कि सेंटेंस में कोई और गलती ना हो। अगर और कोई गलती नहीं है, सिंगल यही गलती नजर आ रही तो इसको मार्क कर देना। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो जी आ जाओ। नेक्स्ट आपकी टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वट हो गया और हुज हो गया। अब ये सारे सर हमने रिलेटिव में भी देखे थे, हाँ क्या ना, वहाँ पे बताया भी था कि ये जो हु हुम है ये रिलेटिव भी हो सकता है और इंटरोगेटिव भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भाई, बिल्कुल आसान। अगर कंजंक्शन का काम कर रहा हो तो कहना रिलेटिव वरना इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव से इनके एरर आते नहीं है इसलिए मैंने लिखे भी नहीं है। हु क्या हो गया, मान लो मेरे को हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे रिलेटिव है क्या, इंटरोगेटिव है, कोई कंजंक्शन का काम कर ही नहीं रहा। ऐसे ही हुम डू यू लाइक, किसको पसंद करते हो तुम, हुम डू यू लाइक। ऐसे ही विच इज योर फेवरेट कलर, ऐसे ही व्हाट इज योर एम इन लाइफ। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब में क्या हो रहा है, बेसिकली इनके अंदर कोई कंजंक्शन काम ये नहीं कर रहे, इसलिए कहला रहे हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फिर से समझ लो, ये 4 अक्षर अगर प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन काम करें तो कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन, अगर ये सिंपल प्रोनाउन का ही काम करेंगे तब ये कहलाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक ये वर्ड है हुज, हुज इसी के अंडर में आता है। ये हुज जो है बेसिकली मैंने सिर्फ सेंटेंस बनाया है, ये नो एरर सेंटेंस है, ठीक है। ये सिर्फ आपको कैसे सेंटेंस बनता है इसका मान लो, मतलब समझा रहा हूं कि ऐसे सेंटेंस फ्रेम होता है हुज का। आप रूम में एंटर हुए और आपने देखा कि टेबल पे कुछ चश्मे पड़े हैं, आप कह रहे हो किसके हैं चश्मे, किसके हैं चश्मे,
हुज आर दीज स्पेक्टेकल्स, किसके हैं ये चश्मे। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करने की बात करूं तो हुज क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन में से क्या है, तो ये प्रोनाउन हो गया, और ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आर क्या हो गया बेसिकली आपका मेन वर्ब हो गया, स्पेक्टेकल्स क्या हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये दीज क्या हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये ऐसे टूट गया, हुज आर दीज स्पेक्टेकल्स, किसके हैं ये चश्मे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो हुज पे ऐसे सेंटेंस बनता है, हुज इज दिस शर्ट, किसकी है ये शर्ट। हुज इज दिस शर्ट, किसकी ये शर्ट। हुज इज दिस कार, किसकी ये गाड़ी। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं बेसिकली हुज पे। अब ये हुज देखो कर क्या रहा है, स्पेक्टेकल्स नाउन की जगह पे आ रहा है, स्पेक्टेकल्स नाउन की जगह पे आ रहा है, साथ के साथ उस पर पोजेशन भी बना रहा है और उस पर सवाल भी कर रहा है। एक नाउन की जगह पर आना है तो हर प्रोनाउन करता है, हुज क्या कर रहा है बेसिकली उस पर पोजेशन बनाकर किसका, और साथ के साथ उस पर सवाल भी पूछ लिया भी किसका है। समझ में आया, सिर्फ पोजेशन नहीं बना, देखो पोजेशन तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी बना देते हैं, हुज में खास बात क्या है, इंटरोगेटिव में पॉजेसिव का केस है, इंटरोगेशन भी कर रहा है और साथ में पोजेशन भी बना रहा है। हुज का आ गया सेंटेंस समझ में। अब आ जाओ इस पर, ऑफ दीज बॉयज ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन द विंडोज ऑफ अवर हाउस। ठीक है, ये सेंटेंस आपको इनमें से एक भरना है, बताओ जी कौन सा भरोगे। हु भरे, हुम भरे, विच भरे, वट भरे कि हुज भरे, क्या भरे। यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा विच। अब कहोगे सर ये बॉयज है, बॉयज लिविंग होते हैं सर, ये इसके लिए विच कैसे आ गया। समझना मेरे भाई, विच का एक और एक्सक्लूसिव यूज सिलेक्शन के केस में, सिलेक्शन के केस में चाहे जिंदा आदमियों में सिलेक्शन कर लो, इंसानों में कर लो, जानवरों में कर लो, चीज़ों में कर लो, किसी में भी कर लो विच आएगा। समझ में आ गया कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ओ प्रेपोजिशन है, कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो ये 4-5 लड़के थे, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे और एक जने ने शॉट मारा और सामने वाले घर का शीशा टूट गया। अब वो सरदारनी आंटी गुस्से में आई, किने तोड़ी साड़ी खिड़की, केड़ा सी, आगे आओ। तो बेसिकली क्या कर रही है, वो उन सब में से सिलेक्ट कर रही है भी कौन सा ऐसा बंदा था जिसने खिड़की तोड़ी थी। समझ में आया, भी किने तोड़ी साड़ी खिड़की, मतलब तुम में से किसने तोड़ी हमारी खिड़की। तो बेसिकली क्या है, उन सब बॉयज में से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो। ये ओ प्रेपोजिशन चिक चिक के बता रही कि यहाँ सिलेक्शन का काम होना है, और जब सिलेक्ट किया जाए तो चाहे फिर वो लिविंग में से हो, नॉन लिविंग में से हो, ह्यूमन बीइंग में से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा विच। इतनी कहानी क्लियर है। तो बेसिकली सिलेक्शन का केस है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, विच आ गया। ठीक है, तो एस टाइप के एरर आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन पे। अब एक लास्ट आपका रह गया है इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन हो जाएंगे अपने प्रोनाउन के मिसलिनियस वाले सेक्शन पे। ठीक है, अभी इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं मिलता हूं आपके साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। हाँ जो भाई, अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन को देख लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे ये हो गया आपका ऑल हो गया, सम हो गया, एवरीथिंग, एनीथिंग, मोस्ट हो गया, इस टाइप से। ठीक है, बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर को रेफर नहीं करते, इसलिए इंडेफिनिट के अंडर में आते हैं। ठीक, अब देखो समझना, बेसिकली पहले जो दो सेंटेंसेज हैं ये किस बात पर डिपेंडेंट है, इसके लिए एक रूल अलग से लिखवा दिया जाता है कि एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये जो वर्ड्स है ना, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये जितने भी वर्ड हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के इंडेफिनिट है वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, उनकी भी अभी करेंगे बात, उनकी भी अभी बात कर लेंगे, जैसे ये मिटाऊंगा इसके बाद उनकी बात करेंगे, टेंशन मत लो। अभी मैं कहना आप लोगों से सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये वर्ब लेते हैं सिंगुलर। अब इसमें ना बाकी किसी शब्द से दिक्कत नहीं होती बच्चों को, सर समबडी में सिंगुलर वर्ब मान लूंगा मैं, ठीक है सर, नोबडी में भी मान लूंगा, एनीबडी में भी मान लूंगा, एवरीबडी में कैसे मान लूँ सर मैं, एवरीवन में कैसे मान लूँ, एवरी का तो मतलब बहुत सारे हैं, एवरीवन में तो मतलब सारे सारे हैं, तो इनमें कैसे वर्ब सिंगुलर मान लूँ मैं, समझना। अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हर एक टॉम डिक एंड हैरी। एवरी जो वर्ड है ना, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ईच, ईदर, नीदर, ये 3 शब्द हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ये जो वर्ड होता है ना एवरी, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। एवरी मैन, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी के साथ देखो हमेशा नाउन सिंगुलर आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, एक एक करके बात करा है। एवरी बॉय इज रिस्पॉन्सिबल, every girl is responsible, everyone in this society is responsible,
तो हमेशा इसके साथ क्या आएगा, बेसिकली एवरी के साथ वर्ब सिंगुलर आ रही है। एवरी के साथ वर्ब सिंगुलर क्यों, क्योंकि एवरी के साथ जो नाउन लिख रहे हैं वो भी सिंगुलर आ रहा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो बेसिकली जो एवरी से बने हुए वर्ड है ना, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, ये क्या हो जाते हैं बेसिकली, इसमें ये एवरी प्लस वन के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये इस प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एक एक करके करने लगा देता है, तो इसीलिए इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। आ गया लॉजिक समझ में। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गया, क्लास इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, कॉल्ड मेन वर्ब हो गया, बाय प्रेपोजिशन हो गया, और ये प्रिंसिपल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एवरीवन इन दैट क्लास, हर कोई जो उस क्लास में था उसे बुलाया गया था प्रिंसिपल के द्वारा। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वो एवरीवन है, और एवरीवन कैसे बात करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके, एक एक करके, तो वर्ब आपको कैसी लगानी पड़ेगी, सॉरी इसको नहीं चेंज करना था भाई, वर्ब आपको कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ गया मुझे, वॉज लिखना पड़ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। एवरीथिंग सब्जेक्ट हो गया, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफर कर रहा है एवरीथिंग को, बिलोंग्ड वर्ब हो गई, टू प्रेपोजिशन हो गया, अस इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वर लॉस्ट आ गया, ठीक, वो लॉस्ट हो गई, इन प्रेपोजिशन और सुनामी इसका ऑब्जेक्ट है। सुनामी की स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है, टी से शुरू होती है। हर वो चीज़ जो हमारे पास थी वो छीन ली गई थी सुनामी में, वो गुम हो गई थी सुनामी में, ऐसा मीनिंग कहना चाह रहा हूँ। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, एवरीथिंग है, और एवरीथिंग वर्ब कैसी लेता, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी आपको, वॉज लॉस्ट। हर वो चीज़ जो हमारी थी, एवरीथिंग दैट बिलोंग टू अस, हर वो चीज़ जो हमारी थी वो छीन ली गई थी सुनामी में, या वो लुट गई थी सुनामी में, वो हमसे लुट गई थी, वर लॉस्ट मतलब खो गई थी हमारी सुनामी में, ठीक है। इस सेंटेंस पे आ जाओ। वन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्क क्या है, मेन वर्ब है, हार्ड क्या है, एडवर्ब है, कौन सा, मैनर वाला। वन शुड वर्क हार्ड, कॉन्सेप्ट आ गया एक और। क्या कर दूं, अभी के लिए कहाँ लिख दूं, जगह है मेरे पास, हाँ यहाँ जगह है, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस वॉज को थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ, वॉज, ये पंगे हो जाते हैं मेरे साथ ऐसे पढ़ाने के चक्कर में, कभी भी कुछ भी आगे नजर आता, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करो, नया कॉन्सेप्ट आगे आ जाता है। ये ऊपर ना इंडेफिनिट जो हेडिंग डली हुई है डाल लोगे भाई तुम अपने आप, इतने तो अंग्रेज आदमी हो तुम, है ना। इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 प्लस में V1 होता है ना, 2 प्लस में V1, ये इन्फिनेटिव होता है, आप जानते हो। और इन्फिनेटिव क्या क्या काम करता है, इन्फिनेटिव काम करता था नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, एडवर्ब बनना, ये सब काम जानते थे अपन, पढ़े हमने, लेकिन सिर्फ अभी तक नाउन नहीं है, अभी तक सिर्फ नाउन पढ़ा था। आज मौका आ चुका कि हम दूसरा काम भी पढ़ लें। तो दूसरा काम क्या है, इसका एडवर्ब बनना, इसका क्या, एडवर्ब बनना, इन्फिनेटिव का एडवर्ब बन जाना, ठीक। इन्फिनेटिव एडवर्ब कब बनेगा, इन्फिनेटिव एडवर्ब तब बनेगा जब ये वर्ब से वाई का रिप्लाई होगा, जब ये वर्ब से क्यों का रिप्लाई होगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, इन्फिनेटिव एडवर्ब कब होगा, जब ये वर्ब से क्यों का रिप्लाई होगा। एक सेंटेंस देखना, शी केम हेयर टू लर्न इंग्लिश, शी केम हेयर टू लर्न इंग्लिश, वो यहाँ आई है अंग्रेजी सीखने। शी सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, हेयर एडवर्ब वो प्लेस है। अब तुम्हें अगर ध्यान हो तो केम वर्ब कैसी वर्ब होती है भाई, इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब कभी ऑब्जेक्ट रखती है क्या, नहीं रखती। तो ऐसा तो नहीं कह सकते शी केम व्हाट, शी केम टू लर्न, शी केम व्हाट, शी केम टू लर्न, ये तो हो नहीं पाएगा। केम इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट तो रखेगी नहीं। अब मुझे बताओ फिर ये टू लर्न है क्या। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है क्योंकि सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है क्योंकि वर्ब इंट्रांजिटिव लिए बैठे हो, हाँ कि ना। तो फिर चारा क्या हुआ, ये बनेगा इस पर एडवर्ब। ये है वर्ब से क्यों का रिप्लाई। अगर इन्फिनेटिव, अगर ये 2 प्लस में V1 वर्ब से क्यों का रिप्लाई हो, वर्ब से वाई का रिप्लाई हो, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा एडवर्ब। शी केम हेयर, वो यहाँ आई है, वो यहाँ आई थी, क्यों आई थी, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो टू लर्न है ये तो वर्ब से क्या बन गया, ये एडवर्ब प्लेस था मेरे भाई, ये वर्ब से वाई का रिप्लाई था, तो ये इन्फिनेटिव ने किसका काम कर दिया, एडवर्ब का। शी केम हेयर टू लर्न, शी केम हेयर टू लर्न।
अब तुम्हें पता है इन्फिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, भले ही एडजेक्टिव का काम कर जाएं, नाउन का काम कर जाएं, लेकिन ढीठ हैं पूरे। एक बात कभी नहीं भूलेंगे कि हम वर्ब से बने। तो अगर ये वर्ब से बना है तो टू लर्न अपना एक खुद का ऑब्जेक्ट भी रख सकता है। ये इंग्लिश क्या हो गया बेसिकली, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो है क्या चीज, अगर एक इन्फिनिटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई हो, वर्ब से क्यों का रिप्लाई हो, तो वो क्या काम कर देता है, वो काम कर देता है एक एडवर्ब का। सेंटेंस देखना फिर से, शी केम हेयर टू लर्न इंग्लिश। वो यहाँ आई थी, क्यों आई थी भाई, अंग्रेजी सीखने। ठीक, ये वर्ब से वाई का रिप्लाई है, शी केम हेयर, वाई क्यों आई थी, टू लर्न इंग्लिश। तो ये टू लर्न क्या है, बेसिकली वर्ब से क्यों का जवाब है। अगर एक इन्फिनिटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई हो जाए, अगर एक इन्फिनिटिव वर्ब से क्यों का जवाब हो जाए, तो उसे कह देते हैं एडवर्ब। समझ में आ गई इतनी बात? अब इसको एडवर्ब की टाइप 5 में मत बांटना, ये एडवर्ब की टाइप 5 के अंदर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो टू लर्न व्हाट, टू लर्न इंग्लिश, ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी, अब आ जाओ इस पे। वन शुड वर्क हार्ड, हर किसी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वन सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, वर्क मेन वर्ब है, और ये हार्ड एडवर्ब है। हर किसी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्यों क्यों करनी चाहिए? ये वर्क का ऑब्जेक्ट है क्या? वन शुड वर्क व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई है क्या? नहीं, ये तो वाई का रिप्लाई है। वन शुड वर्क हार्ड, हर किसी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्यों? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो इन्फिनिटिव है ना, ये यहाँ पर काम कर गया एडवर्ब का। ये इन्फिनिटिव यहाँ पर किसका काम कर गया? एडवर्ब का। वन शुड वर्क हार्ड, हर किसी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्यों? टू फुलफिल वंस ड्रीम्स। यदि एक इन्फिनिटिव वर्ब से क्यों का जवाब हो, वर्ब से वाई का जवाब हो, तो वो क्या बना देगा? वो बना देगा एडवर्ब। लेकिन एक बात तो भूलेंगे थोड़ी, ये तो ढीठ है, ये कह ले भूलेंगे थोड़ी कि हम सेमी वर्ब हैं, हम अर्ध वर्ब हैं। भले ही एडवर्ब का काम कर रहा हूँ सर जी मैं, लेकिन क्या हूँ मैं, वर्ब से बनाऊँ। वर्ब से बनाऊँ तो अपना ऑब्जेक्ट भी रख सकता हूँ। टू फुलफिल व्हाट, टू फुलफिल ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। और ये क्या हो गया? ये ड्रीम्स में पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी कहानी क्लियर है? अब एक चीज समझो, अभी जो इसके अंदर एरर है ना, उसको समझाने के लिए देखो मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। उधर खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए मुझे। ये सेंटेंस है, वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। ठीक है, अब चाहे मैं आपको नहीं भी दिख रहा हूँ, हाथ तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे। ठीक, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वन की जगह पे यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ दे शुड वर्क हार्ड, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ जाएगा? दे शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। हाँ कह रहा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शी शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल हर ड्रीम्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। यहाँ पे लिख दूँ वी शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल आर ड्रीम्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। सब्जेक्ट आई है तो माई, सब्जेक्ट वी है तो आर, सब्जेक्ट यू है तो योर, सब्जेक्ट ही है तो हिज, सब्जेक्ट शी है तो हर। तो मेरे भाई यहाँ हिज कब आएगा? हिज तो यहाँ तब आएगा जब सब्जेक्ट क्या हो, ही हो। सब्जेक्ट क्या आपका? सब्जेक्ट तो वन है। वन के लिए तो वन का पॉजेसिव केस लगेगा ना मेरे भाई। और वन प्रोनाउन का पॉजेसिव केस कैसे बनता है? वन के लिए अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना है तो वो बनेगा वंस। कहाँ लिख दूँ? इसको काट के लिख देता हूँ, ONE'(S). आपको ये लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? ही के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, शी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, आई के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। ऐसे वन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या है? ONE'(S). अगर किसी नाउन पर पोजेशन बनाना हो और वन के लिए पॉजेसिव केस लिखना हो तो क्या लिखना पड़ता है? ONE'(S). इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। One of the boys has forgotten his lunch box in the class. One of the boys has forgotten his lunch box in the class. One क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। बॉयज क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फॉरगॉटन क्या है? मेन वर्ब है। हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लंच बॉक्स क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फॉरगॉटन व्हाट? लंच बॉक्स। इन क्या है? प्रीपोजिशन। क्लास क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। इतनी कहानी क्लियर है? अब वन ऑफ द बॉयज हैज फॉरगॉटन हिज लंच बॉक्स इन द क्लास। लड़कों में से कोई एक लड़का, इन लड़कों में से कोई एक लड़का अपना लंच बॉक्स भूल गया क्लास में। तो यहाँ पे हिज की जगह पे क्या कर देंगे? वंस कर देंगे। हिज की जगह पे क्या कर दूं? वंस कर दूं। करूं क्या? नहीं करेंगे, इस बार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? यहां तो वन का पॉजेसिव केस ONE'(S) है, और यहां वन का (S) मतलब वन का पॉजेसिव केस ये बॉय हिज ही रह गया। ऐसा क्यों? इस वन में और इस वन में बहुत फर्क है। स्पेलिंग सेम है लेकिन फर्क बहुत है।
हर किसी को मेहनत करनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो किसको रेफर कर रहा है? उसका मतलब है हर कोई, ऑल। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? वो बेसिकली इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए क्या है इसका पॉजेसिव केस? वन से। यहाँ पे कह रहा है लड़कों में से एक लड़का, ये वन का मतलब यहाँ पे वो ही तो है। यहाँ पे हर एक की बात करेंगे, सारी दुनिया के सारे लड़के टिफिन भूल गए क्या? लड़कों में से कोई एक लड़का अपना टिफिन भूल गया। यहाँ पे बेसिकली इस बॉय को सब्स्टिट्यूट करने वाला प्रोनाउन है ये। दोनों की स्पेलिंग ONE वन ही है, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। हर किसी को मेहनत करनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और यहाँ पे कहना चाह रहे हो लड़कों में से कोई एक लड़का है जो अपना टिफिन भूल गया है। लड़कों में से कोई एक लड़का है जो अपना टिफिन भूल गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन का मतलब है बॉयज, बॉयज में से एक। तो यहाँ पे वन का मतलब बॉय, और बॉय के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हिज लगेगा। तो ये सेंटेंस आपका हो गया नो एरर। क्लियर है इतनी कहानी? अब नेक्स्ट पे आ जाओ। वन क्या हो गया? वन सब्जेक्ट हो गया। शुड क्या है? शुड हेल्पिंग वर्ब है। अवेल क्या है? अवेल मेन वर्ब है। हिमसेल्फ क्या है? हिमसेल्फ बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये अवेल वर्ब का मतलब समझना। अवेल वर्ब का मतलब होता है लाभान्वित करवाना। अवेल वर्ब का मतलब होता है लाभान्वित करवाना, किसी चीज का फायदा उठवाना। ठीक है। और प्रिपोजिशन है अवेल वर्ब का ना यार, स्ट्रक्चर है ऐसा। जब आप अवेल वर्ब डिक्शनरी में टाइप करोगे तो आपको फिक्स स्ट्रक्चर है इसका। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अवेल वर्ब आएगी, फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, फिर ऑफ प्रिपोजिशन आएगी, फिर वो चीज आएगी जिससे अवेल करवाना है, मतलब वो चीज जिसका फायदा उठाना है। समझ में आया? ये अवेल वर्ब का स्ट्रक्चर है। अवेल वर्ब एक फिक्स स्ट्रक्चर में यूज होती है। अवेल वर्ब का मतलब होता है लाभान्वित करवाना। वन सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, अवेल मेन वर्ब है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक। ऑफ प्रिपोजिशन, और ये अपॉर्चुनिटीज क्या हो गया? इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑल क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया आपका। दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। कम्स आपका वर्ब हो गया। इन प्रिपोजिशन है, और ये लाइफ इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हिज क्या बन गया? हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। समझ में आई इतनी बात? वन शुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट कम्स इन हिज लाइफ। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? हर किसी को अपने आप को लाभान्वित करवाना चाहिए। हर किसी को अपने आप को लाभान्वित करवाना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज से जो उसकी जिंदगी में आती हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा है। अब समझना, अगर सब्जेक्ट ही होता तो क्या आता? हिमसेल्फ। शी शुड अवेल हरसेल्फ, ही शुड अवेल हिमसेल्फ, आई शुड अवेल माई सेल्फ, दे शुड अवेल देमसेल्व्स। तो मेरे भाई यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों लगा रहा है जब वन लगा हुआ है? वन का पॉजेसिव केस खुद का भी तो है। वन का पॉजेसिव केस क्या है जी? वन का पॉजेसिव केस है वन सेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो उसके अकॉर्डिंग लगाओ ना यार, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वन सेल्फ। ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर यार कुछ और एरर भी है, वो तुम पे छोड़ रहा हूं मैं। तुम देखो एक बार, वो तो जो एरर था वो तो मैंने कर दिया। देखो कोई और एरर भी है क्या? हाँ जी, मिला एरर? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये वर्ब लेगा अपने एंटीसीडेंट के अनुसार। जो जिंदगी में आती हैं, क्या जिंदगी में आती हैं? क्या आती हैं जिंदगी में? अपॉर्चुनिटीज। प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब लेते हैं उस चीज के अनुसार जिसके अकॉर्डिंग, मतलब जिसको रेफर करते हैं। दैट ने रेफर किया अपॉर्चुनिटीज को। अपॉर्चुनिटीज प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल आएगी तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आपको लिखना था कम। समझ में आया? अब ये सही हो गया क्या? अब भी नहीं हुआ। किसकी जिंदगी में आएंगी? हर किसी को फायदा उठाना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज का जो उसकी जिंदगी में आती है। किसकी जिंदगी में? हर किसी की जिंदगी में। तो यहाँ पे हिज थोड़ी आ सकता है। यहाँ पे हिज की जगह जैसे वहां वंस लिख रहे थे, तो यहाँ पे हिज की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन वंस लाइफ। समझ में आया? जैसे ही का पॉजेसिव केस, इधर देखो, ही के लिए रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ था, ही के लिए पॉजेसिव हिज था। अब अगर सब्जेक्ट वन है तो वन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ है, तो ये पॉजेसिव भी तो वन वाला ही चलेगा, इन वंस लाइफ लिखना पड़ेगा। सर एक ही सेंटेंस में 3-3 एरर कर दिए, पेपर में आएगा तो कौन सा मार्क करूंगा? क्या बताया था अमन सर? अगर बोर्ड पर एक से ज़्यादा एरर एक सेंटेंस में कर दें तो समझ जाना ये समझाने के लिए किए हैं, पेपर में एक ही आएगा। याद रह जाएगी इतनी बात? फिर से समझ लो। इनडेफिनिट प्रोनाउन ये वाले, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, अभी लिखवा भी दूंगा। ये सारे के सारे वर्ब कैसी लेते हैं? ये वर्ब लेते हैं सिंगुलर।
क्यों लेते हैं सिंगुलर, बाकी तो सब समझ में आ ही जाता है, बच्चे को एवरी वाले में दिक्कत होती है। एवरी वन, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव है, एक एक करके बात करता है, इसलिए वर्ब ये सिंगुलर लेने लगा देता है। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसके अंदर वन शुड वर्क वाले में एक बात बताई कि यदि आपकी वर्ब का सब्जेक्ट वन है तो सब कुछ वन के अकॉर्डिंग चलेगा। वन का रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ ना लगाए, वन सेल्फ से काम ले। पॉजेसिव केस वन अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। प्लूरल केस ONES, अभी प्लूरल पे एग्जांपल कराऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद उसी एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पे हमने खास बात आज क्या पढ़ी कि 2 प्लस में V1 यदि एक इन्फिनेटिव का काम, मतलब यदि एक एडवर्ब का काम करे तो वो इन्फिनेटिव, 2 प्लस में V1 यदि वर्ब से वाई का रिप्लाई हो, 2 प्लस में V1 जो इन्फिनेटिव यदि वर्ब से वाई का रिप्लाई हो, तब उसको क्या कह देंगे हम, एडवर्ब कह देंगे, ठीक है। शी केम हेयर टू लर्न इंग्लिश, ये वर्ब से वाई का रिप्लाई है। यू शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल वंस ड्रीम्स। क्यों करना चाहिए मेहनत, क्यों कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो अगर ये वर्ब से वाई का रिप्लाई हो जाए तो ये एडवर्ब की तरह से काम करने लग जाता है। इतनी बात आ गई समझ में। इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है आपके साथ, उसके साथ मिलता हूँ, और ये इसका रूल सा भी लिखवा देंगे अपन, ठीक। एक वंस का एरर है उसको भी देख लेते हैं, इसको लिख लो एक बार अच्छे से। और दोस्तों अब देख लेते हैं अपने इस वाले रूल को, ठीक है, और साथ के साथ जो आपको मैंने सेंटेंसेस बोले थे वन वंस वाले, वो सब भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। पहली बात तो हमने क्या देखी कि ये वाले जो प्रोनाउंस है, बेसिकली ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज प्रोनाउंस। अब ये समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, ये कैसे लिख दिया, अच्छा नोबडी इधर लिख दिया क्या, किसी में इधर लिख दिया, ऐसा कर देता हूँ, देखो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे नोबडी, ताकि ये सही सा रहे, और इधर लिख देता हूँ एनीबडी, ठीक है। तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये ऐसे प्रोनाउंस है बेसिकली जिनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। अब बच्चे को ना इन 6 में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है उनको इसमें। वो बोलता है सर एवरीवन का तो मतलब सारे हो गए, एवरीबडी का तो मतलब सारे हो गए, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर कैसे आ रही है। उसके लिए क्या बताया कि ये जो वर्ड है ना एवरी, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है। एवरी जिस भी वर्ड के साथ लगता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी किंग, एवरी क्वीन, ऐसे करके। तो बेसिकली क्या है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, एक एक करके बात करता है, इसीलिए कैसी वर्ब लेता है ये, सिंगुलर, ठीक है। इतनी कहानी याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट बात हमने क्या करी थी, वो वन वंस वाली, उसको भी देख लेते हैं। आज इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, डोनेटेड वर्ब हो गया आपका। ही डोनेटेड व्हाट, क्या डोनेट किया भाई उसने, ही डोनेटेड अ शर्ट, शर्ट को ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने। कैसी शर्ट थी बताना जरा, न्यू शर्ट थी, नई शर्ट थी, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है उसके साथ एंड कंजंक्शन लगा ली, एक ऑब्जेक्ट के साथ एंड कंजंक्शन लगा ली, तो ऑब्वियसली जो दूसरा आएगा वो भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। ही डोनेटेड अ न्यू शर्ट, उसने एक नई शर्ट डोनेट कर दी, और क्या कर दिया, और 2 पुरानी शर्ट्स डोनेट कर दी। समझ में आया, ये टू क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ये बैगर क्या हो गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा था कि उसने एक नई शर्ट डोनेट कर दी और 2 पुरानी शर्ट्स डोनेट कर दी। अब इसने बेचारे ने क्या किया, देखो एक चीज समझना, यहाँ पे बेसिकली शर्ट नाउन की रिपीटेशन रोकनी थी। ये वन किस लिए आता है, नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए, है ना। तो आपने शर्ट नाउन की रिपीटेशन रोकनी थी, तो यहाँ पे बेसिकली लिखना चाह रहा था वो वंस, है क्या ये, ही डोनेटेड अ न्यू शर्ट एंड 2 ओल्ड शर्ट्स। शर्ट्स की जगह पे उसको लिखना क्या चाहिए था, वन का प्लूरल केस। ये देखो ये जो वर्ड होता है ना वन, इसका प्लूरल केस होता है वंस, इसका पॉजेसिव केस होता है वन अपोस्ट्रोफी एस, और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है वन सेल्फ, ठीक है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, अलग से बताया है, इस सेंटेंस के लिए बताइए ये बात, ठीक है। तो जहां पे जैसी जरूरत होती है वैसा लगाते हैं हम। अब मुझे बताओ, ये वन अपोस्ट्रोफी एस तो पॉजेसिव केस है, ये कहाँ लगाते हैं, जब किसी चीज पर पोजेशन बनाना हो, वंस कार, वंस लाइफ, वंस वाइफ, हाँ कि ना। किसी का पोजेशन बनाना हो किसी दूसरी चीज के ऊपर, किसी की कार, वंस कार, किसी की जिंदगी, वंस लाइफ, किसी के उसूल, वंस प्रिंसिपल्स, तो बेसिकली क्या है, ये तो तब काम आता है जब किसी नाउन पर पोजेशन बनाना हो। यहाँ पे पोजेशन बनाना है क्या, नहीं बनाना। तो बेसिकली यहाँ पे हमें चाहिए क्या था, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता ना, ही डोनेटेड अ न्यू शर्ट एंड 2 ओल्ड शर्ट्स टू अ बेकर, तो सही हो जाता।
और बेसिकली ये जो शर्ट्स हो जाती ये क्या हो जाती, ये ऑब्जेक्ट हो जाती। ये भी डोनेट करा ना, एक तो नई शर्ट डोनेट कर दी और 2 पुरानी शर्ट डोनेट कर दी। तो बेसिकली यहाँ बस इसने गलती ये कर रखी कि अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। यहाँ पे इसको क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे इसको सिंपल वंस लिखना चाहिए था, ONES, जो कि क्या हो जाता, नाउन का, सॉरी इसका वन का प्लूरल केस हो जाता, जो कि इस वन का प्लूरल केस हो जाता। सिंगुलर के लिए वन, मान लो ये एक नई और एक ही पुरानी शर्ट डोनेट करता, मान लो कि एक नई और एक पुरानी डोनेट करता, फिर क्या लिखते, ही डोनेटेड अ न्यू शर्ट एंड एन ओल्ड वन। एक डोनेट करता तो वन, एक से ज्यादा के लिए करना हो तो वंस। सिंगुलर नाउन को सब्स्टिट्यूट करना हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, वन। प्लूरल नाउन को सब्स्टिट्यूट करना हो तो क्या लगा देते हैं, वंस। याद रह जाएगा। ये कब लगाना है, जब पोजेशन बनाना हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे काम में लेते हैं। ये कब लगाना है, जब रिफ्लेक्सिव लगाना हो। जिस हिसाब की जरूरत हो उस हिसाब का वर्ड पुट कर लेंगे अपन। ये ओल्ड क्या हो गया, इसको क्वालिफाई करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये टू क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है इतनी कहानी। तो बेसिकली ये वन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये पॉजेसिव फॉर्म है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। जहां जैसी जरूरत हो वैसा पुट करो, ठीक है। ध्यान रखना, वन जो है इसका मतलब होता है हर कोई। वन क्या मतलब, जैसे मान लो मैं कहूं वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है। अब वो वाला जो सेंटेंस था लंच बॉक्स वाला, याद है, उसमें वन का मतलब हर कोई नहीं था, उसमें वन का मतलब था लड़कों में से एक। तो समझना, ये जो बातें बताई ना आपको कि वन के लिए वंस लगाओ, वन अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, वन सेल्फ लगाओ, ये कब बात वैलिड है, ये तब बात वैलिड है जब वन का मतलब हो हर एक, वन का मतलब हो हर कोई। समझ में आया, जब ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हो। उस केस में ये बात वैलिड नहीं थी जब वो लड़कों में से एक लड़के की बात कर रहे हो। तो दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, उससे पहचान लोगे, ठीक है। अब आ जाओ इस पे। फिर मैंने अगली बात आपको क्या बताई कि ये वाले सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन तो और भी बहुत सारे, जैसे कुछ यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं। ऑल हो गया, ठीक है, मोस्ट हो गया, हाफ हो गया, ऐसे ही 50%, 60%, इस टाइप से ये भी सब्जेक्ट का काम कर देते हैं। सम हो गया, ऑल, मोस्ट, सम, हाफ, अलॉट ऑफ हो गया, अलॉट, बेसिकली अलॉट के बाद ऑफ लग जाए, अलॉट, ये भी प्रोनाउन की तरह से काम कर देता है। और बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में देखेंगे, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। अब ये वाले तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि बाकी जो बच गए प्लूरल लेते हैं, नहीं। ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया, अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में देखा ना, जिनका अपना नंबर और जेंडर फिक्स नहीं होता, जिनका अपना कोई नंबर और जेंडर फिक्स नहीं है। ये वर्ब लेंगे जिस चीज को ये रेफर करते हैं उसके अनुसार। अब इसी बात को इन सेंटेंसेस के थ्रू समझना। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करूं तो ये कैसे टूटेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये दोनों केसेस में प्रीपोजिशन, और ये दोनों ही केसेस में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ जाओगे। अब देखना, ये दोनों ही केसेस में हेल्पिंग वर्ब बनेगी, जो भी ये बनेगी, और ये दोनों केसेस में क्या बनेगी, मेन वर्ब। एक ही जगह लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये दोनों केसेस में मेन वर्ब है और ये दोनों केसेस में हेल्पिंग वर्ब है, और ये सेंटेंस दोनों के दोनों पैसिव में, ठीक। अब समझना, दोनों जगह सब्जेक्ट सम है, हाँ के ना। अब जैसे ही सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। दे के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, सम ऑफ द बुक्स, किताबों में से कुछ किताबें, बेसिकली कुछ किताबें ये अजय के द्वारा भेजी गई थी। कुछ किताबें, जो मतलब बहुत सारी बुक्स आई ना, उनमें से कुछ किताबें, वो सारी बुक्स जो थी बहुत सारी, उनमें से कुछ किताबें अजय द्वारा भेजी गई थी। तो अब इसमें क्या लगाऊं, वॉज की वर, यहाँ पे कहोगे सर वर लगा दो, ठीक है। अब जो मिल्क था ना, वो सारा का सारा मिल्क, दूध जो सारा का सारा था, उसमें से कुछ दूध जो था वो बेसिकली किस चीज में काम लिया गया, वो चाय बनाने के काम में लिया गया। तो अब इस केस में क्या लगाने को कहोगे, सर वॉज लगाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो, दोनों जगह सब्जेक्ट सम ही तो है। ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब से तो कोई लेना देना होता नहीं है, वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, और दोनों जगह सब्जेक्ट सम ही है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सम ऐसा प्रोनाउन है, इसको बेचारे को पता ही नहीं कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल। ध्यान रखना, सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट तो सम ही है, लेकिन सम का जो नंबर और जेंडर है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वर्ब लगती है, उसका सब्जेक्ट तो रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को बेचारे को पता नहीं है कि मेरे बाद वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल। उसको ये आभास कैसे होता है, वो जिस चीज को रेफर करता है उसके अनुसार। बिल्कुल वही बात। अब ये सम रेफर किसको कर रहा है, किन में से, सम, बुक्स में से सम, तो ये रेफर किसको कर रहा है, बुक्स को।
बुक्स क्या काउंटेबल है, प्लूरल है, तो उस केस में यहाँ पे वर्ब कैसी आई, प्लूरल आ गई। अब ये रेफर किसको करा, ये रेफर करा मिल्क को, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल को रेफर करा तो वर्ब कैसी लगाएगा, सिंगुलर। समझना, एवरीथिंग, एवरीबडी, समबडी, इनके साथ तो वर्ब सिंगुलर आ गई, है ना। ये बाकी के जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी प्लूरल, बिल्कुल आसान, आप ये देखो कि रेफर किसको कर रहे हैं। अगर ये किसी प्लूरल चीज को रेफर कर रहे हैं, काउंटेबल प्लूरल चीज को रेफर कर रहे हैं तो वर्ब प्लूरल लगेगी। अगर ये किसी सिंगुलर चीज को यानी बेसिकली अनकाउंटेबल चीज को रेफर कर रहे हैं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लो। इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि उसने एक नई शर्ट डोनेट करी और 2 पुरानी शर्ट्स डोनेट करी, ठीक है। एक ही नाउन को रिपीट ना करना पड़े उसके लिए प्रोनाउन लगते हैं, लेकिन इसने बेचारे ने केस गलत यूज कर रखा है, इसने पॉजेसिव केस यूज कर दिया था। यहाँ पॉजेसिव के नहीं, मुझे प्लूरल केस की जरूरत थी, ऑब्जेक्ट बनाना था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था प्लूरल वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वंस लिख दिया, अपोस्ट्रोफी है से हटा दिया। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि होता क्या है ना, जैसे बच्चा सुनता है ना कि ये वाले इंडेफिनेट प्रोनाउन वर्ब सिंगुलर रहते हैं और फिर मैं उसको कह दूं कुछ और इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी होते हैं, तो फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि सर इसका मतलब बाकी प्लूरल वर्ब लेते होंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बाकी के जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो बेसिकली वर्ब लेते हैं जिसको वो रेफर कर रहे हैं उसके हिसाब से। समझना, फिर बोल रहा हूँ, इस वर्ब का सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, सब्जेक्ट अभी भी सम ही है, लेकिन बात यह कि सम को बेचारे को ये पता नहीं है कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। सम का डिफाइन कैसे होगा कि वर्ब सिंगुलर लेगा कि प्लूरल, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सम रेफर किसको कर रहा है। सेम केस ऑल के लिए, मोस्ट के लिए, हाफ के लिए, 50% के लिए, अलॉट के लिए। अलॉट ऑफ बुक्स, अगर यहाँ पे लिखा था अलॉट ऑफ बुक्स तब यहाँ पे वर आता। अलॉट ऑफ वाटर या अलॉट ऑफ मिल्क, अलॉट ऑफ आयरन, कोई अनकाउंटेबल चीज लिख दूं तो यहाँ पे वॉज आ जाता। समझ में आया। अब यहाँ पे तो छोटी छोटी बातें हो रही हैं। इस सेंटेंस को अगर मैंने ब्रेक किया है, सब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब आपको पता है ये वर्ब पैसिव में चली गई और पैसिव में वर्ब जाके कैसे हो जाती है, इंट्रांजिटिव हो जाती है। पैसिव में कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है क्या, नहीं होता। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कुछ दूध यूज किया गया, कुछ दूध यूज किया गया, तो ये पैसिव है। अब यहाँ बाय प्लस डूअर लिखा नहीं है, हमेशा पैसिव में बाय प्लस डूअर लिखना जरूरी नहीं होता। पैसिव में जाने के बाद बाय प्लस डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए तो पैसिव लिख रहे हैं ना हम। तो बाय प्लस डूअर भले ही ना लिखा हो, लेकिन ये है किस में, तो पैसिव में इस्तेमाल किया गया। अब पैसिव में वर्ब का ऑब्जेक्ट तो होता नहीं कि ये क्या बन जाए, यूज्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए, है ना। पैसिव में जाके तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती है, तो फिर ये टू मेक है क्या, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। टू प्लस में V1 यदि वर्ब से क्यों का जवाब हो। कुछ दूध यूज किया गया, क्यों यूज किया गया भाई, क्या पर्पस था उसका, चाय बनाने के लिए। तो बेसिकली ये टू मेक क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव किसका काम कर गया, एडवर्ब का काम कर गया। ये इसको क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब का काम कर गया। अब ये टू मेक क्या कर रहा है जी, मेरे से चाहे काम करा लो आप नाउन के, चाहे एडजेक्टिव के, चाहे एडवर्ब के, लेकिन मैं एक बात कभी नहीं बोलूंगा मैं वर्ब से बनाऊं। ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है। अब टू मेक व्हाट, टी, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। समझना, टू प्लस में V1 जो इन्फिनेटिव है, यदि वो वर्ब से क्यों का जवाब हो, यदि वो वर्ब से वाई का जवाब हो, तो वो किसका काम कर देगा, एडवर्ब का। और ये आपको पता है कि सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है। इतनी कहानी क्लियर है। अब एक बार इस वर्ड को देख लो। एक वर्ड होता है नन और एक वर्ड होता है नो वन। एक वर्ड है नन और एक है नो वन। देखो, एक तो ये होता है नन और एक आपका ये हो गया नो वन। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बेसिकली पर्सन और थिंग दोनों के लिए लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए लग सकता है, पर्सन के लिए लग सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ये नो वन जो है सिर्फ और सिर्फ पर्सन को रेफर करने के लिए लग सकता है, और नन जो है वो पर्सन और थिंग दोनों को रेफर करने के लिए लग सकता है। ठीक है, अगर मान लो बैग्स पड़े और मुझे कहना है भी इनमें से कोई भी ढंग का नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, none of these bags is worth buying, none of these bags is worth buying, इनमें से कोई भी खरीदने लायक नहीं है। ठीक है, none of these boys is worth praising। ठीक, कहने वाले इनमें से कोई लड़का ऐसा नहीं है जो तारीफ के काबिल हो। तो नन जो है ये तो पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए किसी के लिए भी लग सकता है ना, लेकिन ये जो नो वन है ना, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, ये नो वन कभी थिंग्स के लिए नहीं लग पाएगा, नो वन हमेशा किसके लिए लगेगा, पर्सन के लिए लगेगा। ठीक, तो ये थी अपनी प्रोनाउन चैप्टर की सारी टाइप्स। इसके बाद अपन प्रोनाउन चैप्टर के मिसलिनियस पे आ रहे हैं। जो रूल्स टाइप्स के अंदर कवर नहीं हो पाते वो अलग से मैं मिसलिनियस के अंदर पढ़ाता हूँ,
तो इसके बाद अपन उसको शुरू करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर अपन मिसलिनियस पार्ट प्रोनाउन का शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो अच्छे से। आ जाओ भाई, अब शुरू कर लेते हैं अपना प्रोनाउन का मिसलिनियस। ठीक है, सबसे पहले तो तुम एक काम करो, मुझे मिसलिनियस की स्पेलिंग लिख के दिखाओ। पेपर में आ चुकी है 2-3 बार, स्पेलिंग करेक्शन के अंदर मिसलिनियस की स्पेलिंग आ चुकी है। तो सबसे पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और फिर यहाँ पे मिसलिनियस की स्पेलिंग लिख के दिखाओ मुझे। लिख ली? नहीं लिखोगे ना, चितोगे बहुत। देखो मिसलिनियस की स्पेलिंग क्या है, MISCELLA। ठीक है, मिस सेल एनियस, याद रखना है इसको। ठीक है, मिसलिनियस। अब एक चीज़ समझना, अपने को जो टॉपिक पढ़ना है, मतलब मिसलिनियस का जो पहला अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो क्या है, वो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। उसको समझने के लिए एक सेंटेंस देखो। जब छोटी क्लासों में कहानियाँ पढ़ा करते तो आपने हर कहानी की शुरुआत में जनरली राजा वाजा की कहानी होती थी, तो क्या होता था पहला सेंटेंस, वंस देयर वॉज अ किंग। वंस देयर वॉज अ किंग, क्या हिंदी होती भाई इसकी, एक बार एक राजा था। वंस देयर वॉज अ किंग की हिंदी क्या होती है, एक बार एक राजा था। वंस से बना एक बार, ठीक है, ये ए से बना एक, किंग से बना राजा, वॉज से पता चल गया पास्ट टेंस से, तो आपने लगा दिया था। ये देर की हिंदी क्या होती है? अब ये मत कहते ना उसकी हिंदी होती है सर एक बार वहां एक राजा था, वहां होती है कि हिंदी, तो समझना बेसिकली इसका देयर का इस सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं है। एक चीज समझना, वंस देयर वॉज अ किंग, अगर मैं इसी सेंटेंस की बात करूं, मुझे कहना है एक बार दो राजा थे, एक बार दो राजा थे, तो मुझे यहाँ क्या कहना पड़ेगा, वंस देयर, यहाँ पे मैं कर दूं मान लो 2 किंग्स, तो फिर क्या बताओ, वॉज ही रहने दूं कि फिर चेंज करना पड़ जाएगा? चेंज करना पड़ जाएगा ना, क्या लिखना पड़ जाएगा, वंस देयर वर 2 किंग्स। बेसिकली हो क्या रहा है, देखो अ किंग लिख रहे हो तो वॉज लिखना पड़ रहा है, 2 किंग्स लिख रहे हो तो वर लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि किंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी चलती है। वर्ब चलती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो समझना बेसिकली ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, ये वंस तो होगी आपकी एडवर्ब टाइम वाली, ये देयर क्या हो गया आपका, ये देयर हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये वॉज क्या है मेन वर्ब, और ये किंग क्या है आपका रियल सब्जेक्ट। ऐसा है ये, समझना। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दे, सब्जेक्ट से पहले आए सेंटेंस में और सब्जेक्ट के लिए लगाया गया हो, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है ये। समझ में आया? दो वर्ड हैं इट और देयर, दो वर्ड हैं इट और देयर, क्या काम करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का। लो मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी भाई, हम देखो वीडियो वीडियो बीच में रोकने का कोई मेरा मन नहीं है, बोल चुका हूं मैं इतना, तो चला लेना आप, ठीक। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, दो वर्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं इट और देयर, ये दो वर्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं इट और देयर। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला शब्द। बेसिकली कई बुक्स इसको डमी सब्जेक्ट भी लिखती हैं, भी ये डमी सब्जेक्ट है, कहने का मतलब रियल सब्जेक्ट नहीं है, ये जो सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस हुआ है, इसको क्या कह देते हैं, डमी सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इट और देयर ये वर्ड होते हैं क्या काम करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं, डमी सब्जेक्ट का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो जी आ जाओ। अब मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूँ कि हमने ये समझ लिया कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता क्या है ना। अब एक चीज समझते हैं कि ये काम में क्यों लिया जाता है, आखिर आप इसको काम में ले ही क्यों नहीं हो, सीधा सब्जेक्ट लिखने, मतलब सीधा सब्जेक्ट ही क्यों नहीं लिखते, ये वंस देयर वाज अ किंग ऐसा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिखने की जरूरत क्या है, ये आपको सबसे बढ़िया समझ में आएगा इन सेंटेंसेस से। ये पहला सेंटेंस देखो, इट वॉज मी हु सेंट ऑल दोज रोमांटिक लेटर्स। इट वॉज मी हु सेंट ऑल दोज रोमांटिक लेटर्स, इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है वो मैं था जिसने भेजे थे वो सारे के सारे रोमांटिक लेटर्स। वो आपने मूवी देखी है शायद, माधुरी दीक्षित वाली, वो साजन मूवी है ना, जिसके अंदर बेसिकली उसके अंदर वो जो असली सिंगर होता है, असली पोएट होता है, बेसिकली वो लंगड़ा होता है, लेकिन वो बताता नहीं है, ठीक है, वो लेटर बस भेजता रहता है। तो मूवी के एंड में आके वो क्या कह रहा है, इट वॉज मी, वो मैं था जिसने भेजे थे तुम्हें वो सारे के सारे रोमांटिक लेटर्स। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर आपको इस बात पर एम्फोसिस डालना है, सीधा वो ये भी तो कह सकता था, आई सेंट दोज रोमांटिक लेटर्स, मैंने भेजे थे वो रोमांटिक लेटर्स,
लेकिन अगर आपको एम्फोसिस डालना है, वो मैं था जिसने भेजे थे वो सारे रोमांटिक लेटर्स, वो ये था जिसने चुराए थे वो इंपॉर्टेंट पेपर्स। तो ये एम्फोसिस कैसे आ पाएगा? स्ट्रक्चर को यूज करने से आएगा कि नहीं आएगा? तो बेसिकली ये इट वाला जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये क्यों यूज करा जाता है? एम्फोसिस डालने के लिए। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली आप इसको यूज किस लिए कर रहे हो? एम्फोसिस डालने के लिए। इतनी कहानी क्लियर है? अब इतना समझ में आया कि इट और देयर ये दो वर्ड हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का अर्थ होता है सब्जेक्ट से पहले लिखकर उसे इंट्रोड्यूस कर देना, सब्जेक्ट से पहले आकर उसे इंट्रोड्यूस कर देना। इतनी कहानी क्लियर है? इट और देयर दो वर्ड हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं और सब्जेक्ट से पहले आकर उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि एम्फोसिस बढ़ाया जा सके। अब आ जाओ, पहला सेंटेंस जो अपन ना इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे छोटी सी और समझना यार, ये इट और देयर जब भी आए ऐसा नहीं है कि हमेशा ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही हो जाते हैं, ठीक। मान लो मैं सेंटेंस कह दूं, शी वेंट देयर विद राजेश, शी वेंट देयर विद राजेश, शी वेंट देयर विद राजेश। अब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया क्या? यहाँ तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ही हुआ। तो मैं कैसे पहचानूं कि ये इट जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि नहीं, ये जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि नहीं। अब मान लो मैं इट की बात करूं, ही बॉट इट फॉर रश्मि, ही बॉट इट फॉर रश्मि। ये तो इट तो बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ तो नहीं बना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ऐसा दिमाग में प्रोग्राम फीड नहीं कर लेना कि इट और देयर जब भी आए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही हो जाएंगे। समझना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जनरली कब होते हैं? जब इनके बाद एक लिंकिंग वर्ब आ रही होती है। इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कब बनते हैं? जब इनके बाद एक लिंकिंग वर्ब आ रही होती है। इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कब बनते हैं? जब इनके बाद में आ रही होती है एक लिंकिंग वर्ब। लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनके बाद जब एक लिंकिंग वर्ब आए तब ये आपके लिए हिंट होता है कि शायद ये यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इतनी कहानी क्लियर है? हमेशा बिल्कुल आंख मूंद के जैसे इट और देयर देखा हमेशा उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मत कह देना। इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कब माने जाएंगे? जब इनके बाद एक लिंकिंग वर्ब आ रही हो। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी अब इस पे आ जाओ। ये इट क्या बन गया आपका? ये इट बन गया आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्यों कह रहा हूं इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट? क्योंकि इसके बाद क्या आ रही है? एक लिंकिंग वर्ब आ रही है, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? नहीं हो सकती। इसका मतलब इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। अगर इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट बनने वाला वर्ड है कौन सा मेरा? देखो आगे भी ब्रेक कर देता हूं। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। सेंट क्या है? वर्ब है। ऑल क्या है? क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। रोमांटिक क्या है? ये क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। लेटर्स क्या है? लेटर्स ऑब्जेक्ट है सेंट वर्ब का। टू प्रिपोजिशन और यूज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आगे ये वाला तो अगला ही क्लॉज हो गया जिसमें हु सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, ये लेटर्स ऑब्जेक्ट है और ये सारे एडजेक्टिव हैं इसके लिए। तो बेसिकली सब्जेक्ट बनने वाला शब्द तो यही बनेगा और तो मेरे पास कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, हाँ कि ना। और इसी को स्ट्रेस करने के लिए तो मैंने ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाया है। तो बेसिकली ये आपका रियल सब्जेक्ट है, यही आपका रियल सब्जेक्ट है जिसको आपने स्ट्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिखा था। तो फिर इसे तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। भाई देखो, अगर ऐसा सेंटेंस को हिम वाज गोइंग टू मार्केट, हिम वाज गोइंग टू मार्केट, सही की गलत? गलत हो गया ना, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो ही वाज गोइंग टू मार्केट लिखना पड़ेगा। वही बात है, अगर यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाया तो ऑब्वियसली यहाँ रियल सब्जेक्ट आना चाहिए था। अगर यहाँ पे रियल सब्जेक्ट आना चाहिए था तो सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए था। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? आई लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। क्यों हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट? क्योंकि इसके बाद आ रही है एक लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब आ गई तो फिर इसके बाद क्या है? रियल सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। रियल सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा तो कौन से केस में लिखना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। अरे आया समझ में? देखो रूल रट्टे बिठाने तो रूल रट्टे बिठा दो। इट इज के बाद आई आता, मी नहीं आता। इट इज के बाद इट इज के बाद ही आता, हिम नहीं आता। समझना, बेसिकली क्या है, ये एक डमी सब्जेक्ट है। इसका सिर्फ काम क्या है? इस रियल सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना। स्ट्रक्चर को क्यों लिखा गया? ताकि आप इस पर स्ट्रेस डाल सको। वो ये था जिसने चुराए थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स। तो बेसिकली क्या है, ये जो ही है इस पर स्ट्रेस डालने के लिए स्ट्रक्चर यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट रियल तो यही है ना। अगर ये रियल सब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्टिव केस में आएगा। क्लियर है इतनी कहानी? हु क्या होगा आपका? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। स्टोल वर्ब हो गया। दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। और ये पेपर्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पेपर्स माने दस्तावेज, ठीक है। अब आ जाओ इस पर।
देयर बताओ मुझे, यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनेगा हाँ कि ना? सोच लो एक बार, देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? सर मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि सर आपने बताया कि इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कब होते हैं? जब उनके बाद एक लिंकिंग वर्ब आए। सर यहाँ तो लिंकिंग वर्ब आ ही नहीं रही, खींच के लगेगा एक, समझ रहे हो? पहले भी हो चुकी ये बात, कुछ याद वाद रहता है कि नहीं? एक ना बादाम आता, बादाम, मामरा बादाम, ठीक 3,000 रुपये किलो आता है वो, उसको भिगो के सोया करो और सुबह 10 गिरी खाया करो। याद वाद कुछ रहता नहीं है क्या तुम्हें? ये देर क्या है? देर, ये देर है बेसिकली इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्यों है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट? लिंकिंग वर्ब बात हो रही है यार। ये बीन क्या है? ये लिंकिंग वर्ब भी तो है। सर लिंकिंग वर्ब तो अकेली सी नहीं होती क्या? पिछली बार भी बताया था। लिंकिंग वर्ब के बारे में क्या बताया था? क्या होती है लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब होती है जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दे। क्या होती है लिंकिंग वर्ब? जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दे। यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? बीन है, और ये लिंकिंग वर्ब है। अरे मेरे भाई ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के तो कभी आ ही नहीं सकती ना यार। ये बिना हेल्पिंग वर्ब के तो कभी आ ही नहीं सकती। तो ऑब्वियस बात है ये तो जब भी आएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी। तो इसका मतलब क्या बीन कभी मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब हो नहीं पाएगी? हो पाएगी। समझना, वर्ब की तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी आती नहीं। और ऑब्वियस बात है कि अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो भी ये रहेगी तो बी की फॉर्म ही, हाँ कि ना? तो अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो भी क्या हो गई? वर्ब की तीसरी फॉर्म तो है ही बी की, बी की तीसरी फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर गई तो लिंकिंग वर्ब हो गई। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर ये लिंकिंग वर्ब है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो फिर रियल सब्जेक्ट कौन है? रियल सब्जेक्ट हो गया रूलर्स। मैनी क्या हो गया? मैनी हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। किंगडम क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। दिस क्या हो गया? दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी कहानी क्लियर है? अब एक चीज समझना, देखो इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। इट और देयर दोनों ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों में एक मूल डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? ये लिखा हुआ। इट और देयर दोनों ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं, लेकिन दोनों के केस में जो वर्ब आती है ना, इट और देयर के बाद जो वर्ब आती है, देयर के केस में तो वो लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, इट के केस में वो लगाई जाती है हमेशा सिंगुलर। सर ऐसा क्यों? समझना, दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, दोनों का काम है रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये इट क्या होता है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है कि नहीं होता? पढ़ाया था ना पर्सनल प्रोनाउन में, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इट याद है? ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और ये देयर क्या होता है? ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब समझना, इट एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लग सकती है, भले ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, भले ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अनुसार वर्ब लग सकती है। समझ में आया? ये देयर होता है एक एडवर्ब। एडवर्ब के अनुसार कभी वर्ब लगेगी क्या? एडवर्ब के अकॉर्डिंग कभी वर्ब लगेगी? नहीं। तो समझना, दोनों का डेजिग्नेशन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही है, लेकिन इसके केस में वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, और इसके केस में वर्ब आती है सिंगुलर। इसी बात को कई टीचर ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं। देखो, इस बात को कई टीचर ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, वो क्या लिख देंगे? वो लिख देंगे इट हो गया आपका सब्जेक्ट, वॉज हो गया यहाँ पर मेन वर्ब, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होंगे वो कौन से केस में होंगे? सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस में? लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आता नहीं, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कौन से केस में होते हैं? सब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग आई आएगा। ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन असली एक्सप्लेनेशन तो देखो यही है। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है यहाँ पे, इट को रियल सब्जेक्ट मत मानो, ठीक? फिर भी समझ लो, दोबारा समझ लो जो अभी बात बोली मैंने। क्या बोला कि इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं। देयर के केस में तो वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, लेकिन इट के केस में वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि इट एक प्रोनाउन है, ये अपने अनुसार वर्ब लगवा सकता है, लेकिन देयर एक एडवर्ब है, ये अपने अनुसार वर्ब नहीं लगवा सकता, इसलिए इस केस में रियल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। अब इसी बात को टीचर कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो ये कह देते हैं कि इट को आप मानिए यहाँ पर सब्जेक्ट। अगर इट सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर आएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, हाँ कि ना? ये लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो आने से रहा, तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है वो भी सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, तो मीनिंग आई लिख लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं साइड पे कहीं लिख ही देता हूँ, कहाँ लिख दूँ? इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, इसको वो मान लेते हैं सब्जेक्ट, ठीक है? ये लिंकिंग वर्ब की लिंकिंग वर्ब भी रह जाती है, और इसको वो मान लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो उससे होता क्या है,
उससे ये वॉज जो सिंगुलर वर्ब आ रही है ना, ये डिफाइन करना थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाता है। तो आप ऐसे डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो ऐसे डाइजेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दोनों ही बातें सही लगती हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाना ऐसे प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आ जाओ। लेकिन देयर तो बेचारा एडवर्ब है, एडवर्ब तो कभी सब्जेक्ट हो नहीं पाएगा, तो इस केस में शॉर्ट रियल सब्जेक्ट यही है। अगर यही रियल सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके हिसाब से आएगी। रूलर सिंगुलर है, रूलर्स प्लूरल है, तो वर्ब आपको करनी पड़ेगी प्लूरल। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा है। समझ में आया? इस सेंटेंस को एक बार तुम ब्रेक करके दिखाओ, इस सेंटेंस को तुम ब्रेक करके दिखाओ। कॉन्सेप्ट सारा हो चुका है, ये नीचे वाले में दो में तो बस रिवीजन है। इस सेंटेंस को तुम ब्रेक करके दिखाओगे, ठीक है? देखो, अगर अंग्रेजी सीखनी है तो अपना पेन चलाना पड़ेगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और कॉन्सेप्ट जो हैं, बहुत थोड़े कॉन्सेप्ट बच गए हैं अब ग्रामर के, जो बेसिक के हैं, जो पकड़ बनाने के लिए आपके काम आते हैं। अब तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस क्वेश्चन को अपने आप एक बार ब्रेक करके दिखाओ, इस सेंटेंस को। आ जाओ। देयर हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वॉज हो गया मेन वर्ब, नो हो गया एडजेक्टिव, ये डिफिकल्टी क्या हो गया? डिफिकल्टी हो गया ये आपका नाउन, जो कि काम करेगा रियल सब्जेक्ट का। ठीक है, देयर वॉज नो डिफिकल्टी। वैसे मैंने नो एर लिख दिया यार, यहाँ पे मुझे लिखना था वर, और वर काट के वॉज करता मैं इसको वर काट के वॉज करता बाद में। ठीक है, आपकी मर्जी है, नो एरर छोड़ना नो एरर छोड़ दो, कोई बात नहीं। देयर वर नो डिफिकल्टी, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वर मेन वर्ब है, नो एडजेक्टिव है, डिफिकल्टी रियल सब्जेक्ट हो गया। इन क्या है आपका? प्रीपोजिशन। अब आ जाओ यहाँ पर, सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। V1 प्लस ING के बाद नाउन आ गया। केस नंबर 1 हो सकता है, नहीं उसमें तो बी की फॉर्म चाहिए। केस नंबर 2 में बी की फॉर्म चाहिए। केस नंबर 3 में V1 प्लस ING के बाद नाउन नहीं होता, तो या तो ये केस नंबर 4 है या ये केस नंबर 5 है। अब समझना, बिल्कुल लॉजिकल। सॉल्विंग ने क्वेश्चंस की कोई विशेषता बताई क्या? क्वेश्चंस की विशेषता कैसी होगी? डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस, हाँ के ना? तो इसने तो इसकी कोई विशेषता बताई नहीं। अगर इसने इसकी कोई विशेषता बताई नहीं तो एडजेक्टिव नहीं है। इतनी कहानी क्लियर है। अब अगर ये एडजेक्टिव नहीं है तो फिर क्या है? जिरंडी और जिरंड का ऑब्जेक्ट। दूसरे रास्ते जाना है, दूसरे रास्ते से चले जाओ। क्या क्वेश्चन सॉल्विंग का डूअर है? क्या क्वेश्चन जो हैं वो किसी को सॉल्व कर रहे हैं क्या? है ना? वैसे तो होते तो हैं कई सवाल जिनको तुम सॉल्व करने चलते हो, जिनको तुम निपटाने चलते हो और वो तुम्हें ही निपटा देते हैं, होते हैं वैसे ऐसे सवाल। लेकिन फिर भी ये कहना ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्विंग का डूअर नहीं है। अगर ये नाउन इसका डूअर नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बन सकता, तो फिर ये क्या बनेगा? ये बनेगा जिरंड। जिरंड बनेगा, नाउन बनेगा और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देयर वर नो डिफिकल्टी इन व्हाट? इन सॉल्विंग। सॉल्विंग व्हाट? सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ये दोस क्या हो गया इसके लिए? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी कहानी क्लियर है। वर्ब से वट या होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेपोजिशन से वट या होम के रिप्लाई प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। इन व्हाट? इन सॉल्विंग। सॉल्विंग व्हाट? सॉल्विंग क्वेश्चंस। सेमी वर्ब से वट या होम के रिप्लाई सेमी वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। जान गए इतनी बात? चलो जी, तो इसमें वही बात, रियल सब्जेक्ट कौन है? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी सिंगुलर है कि प्लूरल है? डिफिकल्टी, डिफिकल्टीज, ये तो सिंगुलर में लिखा हुआ है, रियल सब्जेक्ट तो सिंगुलर में। अब ये देर तो अपने हिसाब से वर्ब लगवाने से रहा, वर्ब आएगी रियल सब्जेक्ट के हिसाब से, तो फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? देयर वॉज। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? देयर वॉज नो डिफिकल्टी। क्लियर है इतनी बात? चलो जी अब इस सेंटेंस पे आ जाओ। ये 8 क्या हो गया आपका? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। वर क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। दे क्या हो गया? ये रियल सब्जेक्ट हो गया। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। टुक वर्ब है। यू ऑब्जेक्ट है। टू प्रेपोजिशन है। हॉस्पिटल इसका ऑब्जेक्ट है। और ये यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर है इतनी कहानी? अब मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि इट जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है तो बेसिकली ये प्रोनाउन होता है। अगर ये प्रोनाउन है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आती है, भले ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बने। अब इस बात को और टीचर्स ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि इट को मान लीजिए आप सब्जेक्ट, इसको मान लीजिए आप मेन वर्ब, और इसको मान लीजिए आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब लिंकिंग वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट तो आते नहीं, तो ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं, तो सब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये सब्जेक्टिव केस भी डिफाइन हो गया और बच्चे को ये डाइजेस्ट करना भी इजी हो गया कि इट के बाद वर्ब सिंगुलर आती है। ऐसे समझना ऐसे तोड़ लो, ऐसे समझना ऐसे तोड़ लो, आपकी मर्जी। ठीक है,
अब यहाँ पे वर्ब की जगह पे कट के क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब की जगह पे कट के हो गया वॉज, क्योंकि इट के बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इतनी कहानी क्लियर है। अब एक छोटी सी बात और, ये जो इट होता है ना, इट बेसिकली इसको अपन यूज़ करते हैं टाइम को, डेट को, डे को, ईयर को, मंथ को, सीजन को, इन सबको बताने के लिए। समझना कैसे, अगर कोई आपसे पूछे भाई क्या टाइम हो रहा है, व्हाट इज़ द टाइम, क्या टाइम हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, 3 बज रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे भी कौन सा दिन है आज, तो फिर क्या कहोगे, इट इज़ मंडे, इट इज़ मंडे। कोई आपसे पूछे भाई कौन सा मंथ है ये, इट इज़ जनवरी, ठीक है। कोई आपसे पूछे कौन सा ईयर है, इट इज़ 2019। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली है क्या ना, ये इट जो है इसको आप यूज़ करते हो टाइम को, डेट को, डे को, सीजन को, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए भी। उस केस में भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही तो है, इट इज़ मंडे, इट इज़ मंडे। मंडे क्या रियल सब्जेक्ट है, अरे हाँ के ना। तो समझना, अगर आपको किसी को टाइम बताना है, डेट बतानी है, डे बताना है, ईयर बताना है, सीजन बताना है, तो उन सब के लिए भी क्या है आपके पास, इट है। इतनी कहानी क्लियर हो गई। इट फिर से समझ लो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने। इट और देयर ये 2 वर्ड हैं जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं। कब, जब इनके बाद लिंकिंग वर्ब आए। हमेशा नहीं कि आंखों में पट्टी बांध ली, इट और देयर जहां पढ़ा दिख गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया ना। इट और देयर जब इनके बाद लिंकिंग वर्ब आए तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्यों यूज करते हैं इनको, एम्फोसिस डालने के लिए, दबाव डालने के लिए। सेंटेंस में पहले ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ जाता है तो रियल सब्जेक्ट पे दबाव बढ़ जाता है, समझ में आया, उस पर एम्फोसिस बढ़ जाता है। वो मैं था जिसने भेजे थे वो सारे रोमांटिक लेटर्स, वो ये था जिसने चोरी किए थे। इस राज्य के बहुत सारे राजा रह चुके हैं, इस राज्य के पहले ही बहुत सारे राजा रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं थी, देयर वाज नो डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी नहीं थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। वो ये थे जो तुम्हें लेके गए थे हॉस्पिटल में एम्फोसिस बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं, लेकिन दोनों में एक मूल डिफरेंस है। वो मूल डिफरेंस क्या है कि देयर के केस में तो वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, लेकिन इट के केस में वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण ये है कि इट एक प्रोनाउन, ये अपने अनुसार वर्ब लगवा सकता है। देयर एक एडवर्ब, ये अपने अनुसार वर्ब नहीं लगवा सकता। इसी बात को डिफाइन दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, इट को आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मानो ही ना, इट को आप माना करो सब्जेक्ट, क्योंकि प्रोनाउन है ना भाई। देयर को सब्जेक्ट नहीं मान सकते, देयर को माना करो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। उस केस में तो रियल सब्जेक्ट है, वर्ब इसके अनुसार आ गई। इट को माना करो आप सब्जेक्ट, इसको माना करो मेन वर्ब, इट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी और ये वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस में आएगा। ऐसे समझना तो आप ऐसे समझ लो, वो है आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का अपना कॉन्सेप्ट हो गया। मिसलिनियस को और आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। इसको बच्चे से नोट कर लो। और अब लेवल बढ़ना बहुत शुरू हो चुका है, बहुत लोड पड़ने लग गया होगा मुझे। देखो तुम्हें भी एहसास हो रहा होगा कि सर कुछ ज़्यादा हो रहा है, एक दिन में इतना डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे होगे, तो ढंग से साफ साफ नोट्स बनाते रहना। और मैं फिर बता रहा हूँ, व्यूज़ अनलिमिटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई अपना समय खराब मत किया करो। नोट्स बना लो साथ साथ अच्छे अच्छे, ताकि उनको रिवाइज करो। पूरा चैप्टर जितना एक दिन की क्लास होती है ना, वो 10 मिनट में रिवाइज हो सकती है नोट से। और वीडियो में तुम अच्छा आगे करता हूँ उसी में लगे रह जाओगे। समझ में आ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो में एक एक वर्ड पढ़ना है तो फिर 1.5 घंटा लगेगा। नोट्स के अंदर एक एक वर्ड पढ़ जाओगे और मिनट कितने लगेंगे, 10। तो सेव योर टाइम, बड़े भाई वाली सलाह है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनलिमिटेड व्यूज हैं, जितनी मर्जी बार देख लो आप, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप खुद समझदार बनिए और अपना टाइम सेव करिए, ठीक। इसको नोट कर लो, मिलता हूँ अगली क्लास में और कंसेप्ट के साथ, ठीक है। इसको नोट कर लो। आज के लिए थैंक यू।